Everyone, कैसे हैं आप सभी? आई होप आई एम ऑडिबल, आई एम विजिबल. हाय निशांत, हाय निशा, हाय अनु, हाय रियांश, हाय सौम्या, हाय आकाश. गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम. हाय निष्का, हाय अभिनव. चलिए, सो आज हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अपने स्टार्ट करने हैं भाई. ठीक है. हाय आरुषि. बड़े नए नए नाम आ रहे हैं आज क्लास के अंदर. ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वजह से है या फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया पुराना वाला? हाय मेगा, हाय एहसान. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. तो चलिए आज फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सिलसिले को हम स्टार्ट करते हैं. इंपॉर्टेंट क्लास है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. आपको पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए. ठीक है. यूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. ठीक है सर, मैंने वटपैड पे नॉवेल्स पढ़ने स्टार्ट किए. चलो बढ़िया है, नॉवेल्स पढ़ो पढ़ो. पढ़ना बहुत जरूरी है. ठीक है. चलिए भाई. सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें भाई. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अगर समझना चाहे तो इसका मतलब क्या होता है? रीडिंग मतलब पढ़ना, और कॉम्प्रिहेंशन मतलब उसकी समझ. ये जो आप पढ़ रहे हो उसको कितना समझ पा रहे हो, उसी के आधार पे बना होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ठीक है. आपको पैसेज दिया जाता है, आपको उसको रीड करना होता है. रीड करने के बाद आज आप उससे जो समझते हो, उस समझ के आधार पे आपको आंसर करने पड़ते हैं. तो इसका मतलब ये है कि रीड करने के बाद ये जो समझने का सफर है ना, ठीक है, ये जो समझ है, ये समझ होनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और ये समझ हर बच्चे की ठीक नहीं हो पाती क्योंकि वो रीड ही नहीं करते. तो मैं आप लोगों को एक बात क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं. हमने पैराजंबल्स इससे पहले पढ़े हैं. वहां पर ही मैंने एक बात को रिपीटेड मोड के अंदर बोला है कि आपका रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी है. बच्चे, आपकी एक्सपेक्टेशंस पता है क्या होती है टीचर से? कि टीचर आए, कोई एक जादुई सी क्लास ले ले कि आके जो है टीचर ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कराया, उसके बाद आपको जो है सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके होने शुरू हो गए. ऐसा हो ही नहीं सकता. ठीक है. ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता. आप कितना इनपुट डाल रहे हो, आप कितनी रीडिंग कर रहे हो, वो बहुत मैटर करेगा. तो इसलिए आपको रीड करना ही करना है. ठीक है. अब देखो होता क्या है, जब कभी भी आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कहीं पढ़ा होगा या कुछ भी किया होगा तो बड़ी ना फैंसी सी टर्म्स कुछ आपके आगे लिखी जाती है. कुछ थ्योरी जो है टीचर्स पढ़ाते हैं. वो 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 थ्योरी क्या है कि सबसे पहले आपको आई स्पैन के बारे में बताया जाता है कि आई स्पैन क्या होता है, कि एक बार के अंदर एक बच्चा जो है वो कितने वर्ड जो है वो देखकर एकदम से तुरंत रीड कर पा रहा है. कोई बिगिनर बच्चा तो जाहिर सी बात है वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है एक ही वर्ड रीड करता है, एक एक रीड कर करके ही वो आगे बढ़ रहा होता है. ये आई स्पैन का मतलब होता है. एक थ्रोपुट होता है. थ्रोपुट का मतलब होता है कि भाई जैसे आपने एक लाइन पढ़ी, उस लाइन को पढ़ने, आपने पढ़ा, ठीक है, और अगर आपको समझ में नहीं है तो आपने वापस उसको पढ़ के समझने के अंदर जो समय लगाया, वो लाइन पढ़ के समझने में जो समय लगता है उसको बोलते हैं थ्रोपुट टाइम. ठीक है. एक आपको पेन पेंसिल टेक्निक भी बताई जाती है कि आप जब मुंह से ऐसे बोल बोल के पढ़ते हो तो उसके अंदर समय बहुत ज्यादा लगाया जाता है. आप ऐसे मुंह के अंदर इस तरीके से ना पेंसिल या फिर पेन अड़ा के जो है पढ़ा करो, उससे कम समय लगेगा. सब बकवास की बात है. मुझे ना तरस आता है बहुत ज्यादा उन टीचरों पे कि पता नहीं क्यों कराते हैं सब. ये क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है. मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं. देखो, मैं आपको सच्चाई आज की डेट के अंदर बता रहा हूं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देखो, पता होता क्या है, बच्चे के एक्सपेक्टेशंस होते हैं ना टीचर से कि टीचर है कुछ ऐसी छड़ी सी घुमा दे, कुछ जो है ऐसा चमत्कार सा हो जाए कि आज से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो शुरू हो जाए मेरे होने. तो टीचर को भी फिर कुछ उस तरीके की क्लास डिजाइन करनी पड़ती है कि थ्योरी के अंदर मैं कुछ बोल दूं. भाई सब बकवास बातें हैं. मैं आपको कट टू कट एक बार बता रहा हूं. सच्चाई ये है कि आपको रीडिंग करनी पड़ेगी, प्लस आपको लगानी पड़ेगी प्रैक्टिस दबा के. तभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सुधरेगा, अदरवाइज नहीं सुधरेगा भाई. कड़वी बात, बिल्कुल कट टू कट सी बात है. ठीक है. बस हाँ, इनको सॉल्व करने की अप्रोच बता सकता हूं मैं आपको. मैं आपको एक अप्रोच बताऊंगा. ठीक है. और वो अप्रोच क्या है? वो अप्रोच ये है बच्चे कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ोगे. देखो, हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते वक्त करते क्या है, हम पूरा पैसेज पढ़ देंगे, डक 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 डक, हमने पूरा पैसेज पढ़ दिया. ठीक है. फिर उसके बाद अक्सर बच्चों के साथ होता क्या है कि आप क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ा, अब आपको लग रहा है कि मैंने ऐसा कुछ पढ़ा तो है. अब मान लो जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया, एक एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, फिर थोड़ा सा स्पेस मार के फिर से एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, फिर थोड़ा सा स्पेस मार के फिर एक पैराग्राफ और लिखा है. ठीक है. अब उसके बाद पहला क्वेश्चन आया, आपको लगा कि हाँ ये पहला क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो है. आप जो है लोकेट करना,
जो इसको लोकेशन आप करते हो, उस आंसर को लोकेट करना ही आपको नहीं आ रहा कि मैं कहां लोकेट करूं। क्या मैंने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था, क्या मैंने दूसरे पैराग्राफ में पढ़ा था, क्या मैंने तीसरे पैराग्राफ में पढ़ा था, आपको क्लैरिटी से समझ में ही नहीं आता। फिर आप क्या करते हो, वापस से पूरा पैराग्राफ जो है आप पढ़ना शुरू कर देते हो। ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को हमेशा से बोलूंगा, जो ये सिंगल अप्रोच है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की, इसके अलावा मैं कुछ टेक्निक नहीं बताने वाला। इसके बाद हम प्रैक्टिस ही करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम प्रैक्टिस ही करेंगे। तो देखो, क्वेश्चंस आप पहले पढ़ो, उसके बाद आप जो है अपना पैसेज पढ़ो। ये आपकी टेक्निक है। इस टेक्निक से आप बहुत सारा समय बचा लोगे। इस टेक्निक को मैंने जो अपने टर्म के अंदर नाम दिया हुआ है, इस टेक्निक का जो मैंने नामकरण किया हुआ है, उसको मैं बोलता हूं रफ शीट टेक्निक। क्या बोलता हूं? रफ शीट टेक्निक। ठीक है। अब ये रफ शीट टेक्निक क्या है मेरे बच्चे, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। मैं एक ब्लैक स्क्रीन ले रहा हूं, मैं एक ब्लैक स्क्रीन ले रहा हूं, और इसको समझते हैं। भाई, जब भी हम अपना इंग्लिश का पेपर सॉल्व करेंगे तो दो चीजें होंगी। देखो, या तो आपको जो A4 साइज पेपर मिल रहा होगा इस तरीके से, ठीक है, जो A4 साइज का व्हाइट पेपर होता है वो मिलता है CUT सॉल्व करने के लिए। या फिर जो लास्ट ईयर हुआ था, लास्ट ईयर क्या हुआ था कि आपका ये इंग्लिश का पेपर है मान लो पूरा, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन 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 लिखे, नीचे इतना नीचे जो है ऐसे रफ शीट के लिए उन्होंने रफ स्पेस छोड़ा होता है, ठीक है, यहाँ पे उन्होंने रफ स्पेस छोड़ा होता है। तो आप क्या करोगे, आपने देखा कि भाई आपके पास पैसेज अटक गया, ठीक है, पैसेज आया, तो आप बिना पैसेज पढ़े सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ जाओगे। आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, 5 से 6 क्वेश्चन आपके पैसेज के अंदर होंगे। तो आप क्या करोगे, अपनी रफ शीट के अंदर जो आपने क्वेश्चन पढ़ा उसके क्या लिखोगे, कीवर्ड लिखोगे कि भाई पहले पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने लेट्स से कोई भी कीवर्ड ले लिया कि राम कौन था, ठीक है, राम हु करके या हु राम ऐसे करके मैंने एक दो कीवर्ड लिख दिए। सिमिलरली दूसरे वाले के मैंने कीवर्ड लिख दिए, सिमिलरली मैंने तीसरे क्वेश्चन के कीवर्ड लिख दिए, सिमिलरली मैंने चौथे के कीवर्ड लिख दिए, सिमिलरली मैंने पांचवे के कीवर्ड लिख दिए। या अगर मुझे ऐसा स्पेस मिला, तो इसके अंदर भी मैं सेम करूंगा कि भाई मैंने पहले के कीवर्ड लिख दिए, दूसरे के कीवर्ड लिख दिए, तीसरे के कीवर्ड लिख दिए, चौथे के कीवर्ड लिख दिए, और कहीं पे पांचवे के कीवर्ड लिख दिए। इस तरीके से इतना स्पेस अपने पास होगा। अब मैं करूंगा क्या, अब मैं ये करूंगा, जब मैं कीवर्ड लिखूंगा ना तो मेरा ब्रेन ना एक्टिव सा हो जाता है कि हाँ मुझे किस बात पे बहुत फोकस करना है। क्या मैं क्या कह रहा हूं, मुझे किस बात पे फोकस करना है। तो जब मैं अपना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना शुरू करूंगा, जैसे ही वो कीवर्ड कहीं ना कहीं अटकेगा, उसके आगे पीछे की लाइन को मैं थोड़ा सा तसल्ली से पढ़ना शुरू करूंगा। और हो सकता है कि इस पांचवे का आंसर जो है, ये पांचवे का आंसर मुझे पहले ही पैसेज में मिल रहा हो, उसके बाद मुझे जो है सीधा पहले का आंसर मिल जाए। तो वो जो लोकेशन करने में, ठीक है, लोकेट करने में आंसर को जो हमें दिक्कत होती है ना, ये दिक्कतें खत्म हो जाएगी आपकी। तो हमें क्या करना है, हमें रफ शीट टेक्निक लेके चलनी है। और आप लोगों को जो आंखें हैं, वो आंखें दोनों जगह पे गड़ा के रखनी है। कहां, एक तो आपके जो आपने कीवर्ड्स लिखे हैं वो, और दूसरा जो आप अपना पैसेज पढ़ रहे हो वो, कि पैसेज का क्या मीनिंग निकलता जा रहा है, अच्छा कोई कीवर्ड तो नहीं अटका, कोई कीवर्ड तो नहीं अटका। जैसी कीवर्ड अटकेगा वहां आप अपना आंसर मार्क करना शुरू कर दोगे। क्या ये टेक्निक आप लोगों को समझ में आ रही है? क्या ये टेक्निक आपको समझ में आ रही है? अब तो हम क्या करेंगे, अब हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर मुझे जितना सिखाना था मैंने सिखा दिया, ठीक है, यही है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब बस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, अब बस प्रैक्टिस करेंगे। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया। निशा कह रहे हैं कि सर मैंने लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व किया और क्वेश्चन बन रहे हैं। अब देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा होगा, उसके बाद एक्टिव पैसिव नरेशन जब होगा ना, तब उसके बाद ना तुम्हें ना इंग्लिश का पेपर जैसे सिमटा सिमटा सा दिखेगा अब, कि हाँ यार अब मतलब बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हो पा रहे हैं मुझसे, ठीक है। उसके बाद जब मैं प्रैक्टिस क्लासेस आपकी आगे लूंगा तो कॉन्फिडेंस भी 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। वो कैब हमारा जो है अभी थोड़ा सा लैग करेगा उन पेपर, अब प्रीवियस ईयर पेपर उठाना शुरू कर दो ना, वो कैब वाला पोर्शन आपका लैग करेगा, ये बात आपको फील होगी। उसके लिए भी मैं हूं ना, अभी तो मैंने वो कैब पे काम किया ही नहीं आप लोगों की। तो जितना हमने किया ना, पेपर सिमटता चला जाएगा आप लोगों को, आपको सिलेबस जो है ना आंखों के आगे दिखना शुरू हो जाएगा कि अच्छा ये यहाँ से है, यहाँ से पूछा, यहाँ से पूछा, यहाँ से पूछा, ठीक है। तो 3 मेजर चैप्टर हमारे और अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारा कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद हमारा एक्टिव पैसिव नरेशन, ठीक है। बीच में हमारे कंडीशनल्स भी है, वो एक दो क्वेश्चन टैग भी, वो भी मैं करवाऊंगा, बट मजा आएगा, ठीक है, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब जरा सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहले पैसेज की बात करेंगे, ठीक है। अब ये पहला पैसेज है, मैंने पैसेज को देखा भी नहीं, मैं कहां आ गया,
मैं आ गया बच्चे आप लोगों के पहले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन की तरफ आ गया। देखो आप लोगों के सामने तो पेपर होगा, ठीक है, ऐसे पेपर होगा, जब आप सॉल्व करोगे तो पेपर आपके सामने होगा। या फिर अगर आपका मान लो अभी हमें क्लैरिटी नहीं है, मैं दिसंबर के अंदर ये क्लास ले रहा हूँ और दिसंबर 2024 तक हमें क्लैरिटी नहीं है कि सीयूईटी हमारा जो 2025 के अंदर होगा वो हमारा सीबीटी मोड मतलब कि कंप्यूटर पे होगा या ऑफलाइन होगा। जैसे भी होगा दोनों केस के अंदर आपके हाथ में एक पेपर जरूर होगा। ठीक है, पेपर जरूर होगा। मेरे हाथ में पेपर नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो सब कुछ स्क्रीन पे कराना, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ी सी चीजें टाइम टेकिंग और होगी समझाने में। आपके लिए जब आपकी प्रैक्टिस होती चली जाएगी आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो मैं पीपीटी को आगे पीछे ऐसे करूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या पता करना है, सबसे पहले मुझे थीम पता करनी है कि इस मतलब यहाँ पे थीम टोन इनकी बात होगी। तो देखो थीम हमारी होती क्या है, मैं अगर आपको ये बात समझाने की कोशिश करूं थीम क्या होती है। थीम हो सकता है या फिर टाइटल हो सकता है आपका कोई एक वर्ड हो, ठीक है, या फिर आपके कोई फ्रेजेस हो। ठीक है, फ्रेजेस हो, ये कुछ फ्रेजेस होंगे, कुछ वर्ड होंगे जो कि पूरे पैसेज की कहानी बता देंगे। ठीक है, जिसमें पूरी पैसेज की बात आ जाए उसको हम थीम कहते हैं। उसको हम क्या कहेंगे, थीम कहेंगे। तो और ये थीम जो है, टाइटल जो है, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, वो जब तक आप पूरा पैसेज रीड ही नहीं करोगे तब तक आपको क्लैरिटी मिलेगी ही नहीं। और इसका आंसर डायरेक्ट पैसेज में नहीं होता, ये पूरा पैसेज रीड करने के बाद फील करना होता है। तो यूजुअली इसको हम एंड में अटेम्प्ट करते हैं। यूजुअली इस तरीके के क्वेश्चन को हम एंड में अटेम्प्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं फिर भी जो मेरी अपनी रफ शीट लिखूंगा, उस रफ शीट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, मैं सिर्फ पहले को देखो। अब मैं अपनी ये रफ शीट तैयार कर रहा हूँ, ये मान लो भाई कि मेरा A4 साइज का पेपर है। ठीक है, ये मान लो मेरा वो व्हाइट पेपर है। अब अपनी रफ शीट तैयार कर रहा हूँ, तो पहले मैंने क्या लिख दिया, सिर्फ थीम लिख दिया कि पैसेज की थीम क्या है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। उसके बाद देखो भाई, आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हाउ कैन रेगुलर लुकिंग हम बैक ट्रैक वेल वॉचर्स। जो वेल वॉचर्स होते थे उस जो हाउ कैन रेगुलर लुकिंग हम बैक जो है वो वेल वॉचर्स को कैसे ट्रिक करती थी, मतलब कि कैसे क्या कहते हैं, ट्रिक को आप ये कह लो कि कैसे वो जो उनको बेवकूफ बनाती थी। ठीक है, इस तरीके से हमें जो है कुछ करना है। तो अपने कीवर्ड्स लिख लो बस यहाँ पे। मैं लिख लेता हूँ लेट्स से रेगुलर रेगुलर हम्प बैक। ठीक है, रेगुलर हम्प बैक। ठीक है, रेगुलर हम बैक ट्रिक्स, ऐसे करके मैंने लिख दिया। ठीक है, किस तरीके से ट्रिक करती थी। ठीक है, उसके बाद तीसरे पे आ जाओ भाई। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेयर वॉज मिगालो फर्स्ट डिस्कवर्ड। ठीक है, मिगालो फर्स्ट डिस्कवर्ड, तो मिगालो डिस्कवर्ड लिख लेते हैं। ठीक है, मिगालो शायद ये स्पेलिंग लिखी हो नहीं या डबल ओ लिखी हुई है, मिगालो डिस्कवर्ड ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है जी, आगे आ जाओ। अब चौथे क्वेश्चन को रीड करूंगा। चौथा क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द सुटेबल वर्ड गिवन इन द पैसेज विच मींस टर्न ओवर विद अ सडन क्विक मूवमेंट। देखो टर्न ओवर विद अ सडन क्विक मूवमेंट मतलब एकदम से टर्न होता है ना, उसको पैसेज के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ है, वो वर्ड हमें बताना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो है एक लिख देता हूँ, टर्न ओवर सडन। एक सेकंड, वाइट वाइट पे पेन लेना अपने को। टर्न, ऐसे टर्न सडनली लिख लेता हूँ, टर्न सडनली। ठीक है, और आगे लिख लेता हूँ कि वो कैब का वर्क क्वेश्चन है ये। ठीक है, इस तरीके से मैंने कीवर्ड तैयार कर दिया। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन क्या दिया, वही पांचवा क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर। अब देखो टोन की बात करते हैं, टोन की। ठीक है, अब देखो मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, ये क्लास होने के बाद मैं आप लोगों को जो है अभी 1 से 1.5 घंटे के अंदर टोन की एक शीट जो है अपडेट करूंगा। टोन की एक शीट अपडेट करूंगा। उस शीट के अंदर जितने भी तरीके की टोन होती है ना, उसका मीनिंग लिखा है। बस उसको 1-2 बार पढ़ लेना, शीट को ज्यादा टोन नहीं होगी, 1-2 बार पढ़ लेना, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, देखो पेसिमिस्टिक का जो मतलब होता है, पेसिमिस्टिक का मतलब होता है निराशावादी, है ना। पेसिमिस्टिक जब भी हमारी टोन होगी ना, तो यहाँ पे जो हमारा ऑथर होगा फुल नेगेटिव बात करेगा, बिल्कुल ही फुल नेगेटिव, कि भाई ये स्कीम अच्छी नहीं है, या स्कीम नहीं, या कुछ भी पता नहीं इसका आगे क्या परिणाम होगा, या जो भी चल रहा है कि भाई ये तो हमारे संसार के लिए बहुत खराब चीज है, बिल्कुल ही नेगेटिव सी टोन होगी। ठीक है, उसके बाद एक टोन होती है हमारी डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव कह लो, आप इंफॉर्मेटिव कह लो। ठीक है, इंफॉर्मेटिव कह लो। ठीक है, आप यहाँ पे इसको जो है क्या कहते हैं, नरेटिव कह लो, कोई भी टोन कह लो, कोई भी आप टोन कह लो, डिस्क्रिप्टिव, इंफॉर्मेटिव, नरेटिव। इसका मतलब होता है चीजें यहाँ पे बहुत एक्सप्लेन की जाती है। यहाँ पे चीजें जो है फुल ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, फुल ऑफ एक्सप्लेनेशन होती है, डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, एक होता है हमारा सिनिकल। सिनिकल हमारा क्या होता है, देखो पेसिमिस्टिक और सिनिकल ये ना सेम सेम से साउंड करते हैं।
आपका पेसिमिस्टिक भी आपका नेगेटिव होता है, फुल नेगेटिव। यहाँ पे आप ऐसे समझ लो कि बंदा ही फुल नेगेटिव हो रखा है भाई, यहाँ पे तो बंदा ही फुल नेगेटिव हो रखा है, हर बात पे नेगेटिविटी ढूंढ रहा है। ठीक है, यहाँ पे सिनिकल जो होती है ना, ये भी नेगेटिव होती है, बट ये किसी पर्टिकुलर चीज को लेके नेगेटिव होता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, पर्टिकुलर थिंग को लेके नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब कि आप ये मान लो कुछ बंदे होते हैं ना, उसके आगे कुछ भी बोल दो, उसकी नेगेटिविटी निकालेंगे, नहीं भाई ऐसा मत कर यार, ऐसा कर देगा तो तेरी को बड़ी रिस्क हो जाएगी, ये नेगेटिव वो नेगेटिव। एक होता है कि एक बंदा इस तरीके का होता है कि हाँ भाई वो तुझे सपोर्ट कर रहा है, बट वो किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे वो थोड़ा सा नेगेटिव है, वो होता है सिनिकल। ठीक है, ऐसे हमारा मेलनकॉलिक होता है। मेलनकॉलिक होता है आपका जब ऑथर जो है, जो आपका राइटर है, बहुत ही ज्यादा सैड फील कर रहा हो कि भाई उसने कोई डेथ का पैसेज लिख दिया। ठीक है, कोई डेथ का पैसेज लिख दिया, उसने अपने फेलियर के बारे में जो है बताया, तो वहां पे उसकी टोन कैसी होगी, बड़ी मेलनकॉलिक होगी, वो बड़ा ही सैड फील कर रहा होगा। ठीक है, हालांकि आज वाली क्लास में ही बहुत सारे टोन जो है वो मैं आपको ऐसे ही सिखा दूंगा, बट फिर भी एक बार आप जो है उस शीट को रीड कर लेना। ठीक है, रीड कर लेना, पूरी क्लास देखने के बाद ही रीड करना। ठीक है, चलो, तो अब देखो भाई, अब यहाँ पे हुआ क्या, मैंने अपनी जो है क्या कहते हैं शीट तैयार कर ली। शीट तैयार करने के बाद मैं यहाँ पे दूंगा एक 30 सेकंड का हैक। ठीक है, ये 30 सेकंड का टाइम तो मैंने आपको बहुत ज्यादा बोल दिया। जब आप प्रैक्टिस मोड पे आ जाओगे ना, बिल्कुल आपका एक रिदम तैयार हो जाएगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने का। ये 30 सेकंड का हैक जो है ना, ये 20 सेकंड का भी हो जाएगा, 15 सेकंड का भी हो जाएगा। इसके अंदर सोचना क्या है, इसके अंदर मुझे पांचों क्वेश्चन को एक बार सोचना है कि ठीक है, मुझे पहले पूरे पैसेज की थीम बतानी, अभी मुझे पैसेज का पा भी नहीं पता। मैं क्या कह रहा हूं, मुझे पैसेज का पा भी नहीं पता पैसेज में क्या है, बस मैंने क्वेश्चन देखे। ठीक है, मुझे पहले थीम बतानी है, फिर कुछ रेगुलर हम बैक जो है वो कैसे ट्रिक करती है ये कुछ बताना है, फिर कोई मिगालो कहाँ डिस्कवर हुआ ये बताना है, फिर टर्न सडनली करके कुछ कोई वोकैब का वर्ड मुझे बताना है, और फिर उसके बाद मुझे पूरे पैसेज की टोन बतानी है। ये एक 30 सेकंड का हैक मुझे देना ताकि ब्रेन मेरा तैयार हो जाए। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है? इतनी बात अगर समझ में आती है तो एक बार जरा हार्ट वाला इमोजी भेजना। ठीक है, भेजना जरा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, सही है। चलो, अब जो है हम रीड करना शुरू करेंगे। देखो, आपके आगे ना ऐसी ऐसी टेक्निक रखी जाती है, स्किमिंग, स्किपिंग, स्कैमिंग, कुछ नहीं है। मैं आपको दिल से एक बात बता रहा हूं, मैंने भी पढ़ाई है स्किमिंग स्किपिंग, मैंने भी आपको पढ़ाई है, बट अभी ना आप लोग बहुत छोटे हो, बहुत ज्यादा छोटे हो, और मतलब मैं सच बता रहा हूं, आप में से 95% बच्चा ऐसा है जो रीड नहीं करता होगा, और मैं भी उसी कैटेगरी में था जब मैं आपकी एज में था, तो मैं ज्यादा रिलेट कर पाता हूं इन सब बातों से। ठीक है, इसलिए हमारी जो आदत है ना कि भाई हम लाइन टू लाइन रीड करते हैं, हम लाइन टू लाइन ही रीड करेंगे, नहीं लगेगा ज्यादा समय। और यकीन मानो, आगे वाली जो हमारी क्लास होंगी, आगे वाली क्लास देखो, पहले तो होता क्या है कि लाइव क्लास में ना कंपैरेटिवली कम क्वेश्चन सॉल्व हो पाते हैं। ठीक है, तो जो हमारा कल वाला पैराजम्बल कह रहा हूँ, कल वाला जो हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो लेक्चर होगा, वो मैं रिकॉर्डेड डालूंगा। उससे होगा कि मैं ज्यादा पैसेजेस जो है वो जो है लेक्चर के अंदर सॉल्व करके कम समय के अंदर डाल पाऊंगा, तो ज्यादा आउटपुट निकलेगा, आप ज्यादा क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो कल वाला जो लेक्चर होगा वो मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर ही आपके पास जो है वो रखूंगा, उसको आप तसल्ली से देखना। सेम यही टेक्निक होगी, ऐसा कुछ अलग नहीं होने वाला उसके अंदर कि मैं कुछ अलग सिखाऊंगा। सिखा तो मैंने आज सब कुछ दिया, जैसे अब हमारी प्रैक्टिस होगी वैसे ही कल वाली क्लास के अंदर भी आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, मैं रिकॉर्डेड क्यों रख रहा हूं उसको, सिर्फ इसलिए कि कम समय के अंदर मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊं। ठीक है, चलो, महक कह रहे कि सर ये क्या कहते हैं वर्ड्स के मीनिंग हमें कैसे याद होंगे। देखो, ये ना पैरेलली चलने वाली चीजें हैं कि भाई आपकी वोकैबलरी जो है वो, आगे वोकैबलरी पे भी हम काम करेंगे, आप खुद से भी रीड करोगे। ठीक है, कुछ नए नए वर्ड्स मिलेंगे, तो ये पैरेलली चलानी पड़ेगी बच्चे। ऐसा नहीं होता कि मैं 10-12 क्लासेस आपको ऐसी करा दूं कि आप बिल्कुल ही महारत ही बन जाओ वो कैब के। वक्त लगेगा इन सब चीजों के अंदर। ठीक है, ठीक है, चलो, तो चिंता मत करो, हो जाएगा, सब हो जाएगा। और जो वोकैबलरी वाले क्वेश्चंस हैं, वहां पे आगे पीछे की लाइन को थोड़ा पढ़ा करो, ठीक से क्लैरिटी मिलेगी। अब चलो रीड करते हैं भाई, लाइन बाय लाइन रीड करेंगे प्रॉपर। मिगालो इज बाय फॉर वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल वेल। देखो, मिगालो क्या है, वेल है भाई। मिगालो क्या है, वेल है, बिकॉज ही इज कंप्लीटली वाइट।
ही इज कंप्लीटली वाइट, इससे मुझे ये पता चल रहा है कि जो मिगालो है ना, जो मेरी वेल है वो मेल है, मेरी वेल क्या है, मेल है, ठीक है, यहां से मुझे ये पता चल रहा है। थैंक्स टू जेनेटिक सैम्पलिंग ऑफ मिगालो स्किन, साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड दैट ही इज मेल, ठीक है। अब ये कह रहा है कि शुक्रिया है कि जो उनकी जेनेटिक सैंपलिंग हमने की, मिगालोस की जो हमने स्किन की जो जेनेटिक सैंपलिंग की, उससे हमें पता चला कि जो मिगालो है वो क्या है, एक मेल है। देखो, वेल की एक तरीके की प्रजाति है क्या, मिगालो, ठीक है, मिगालो है, ठीक है। और इसने क्या बोला है कि मिगालो कंप्लीटली व्हाइट, ये जो मिगालो है ये वेल कैसी है, ये कंप्लीटली व्हाइट है, ठीक है, कंप्लीटली व्हाइट। अब हमने तो भाई बिल्कुल व्हाइट कोई उस पर भी नहीं देखी, क्या कहते हैं, डिस्कवरी पे भी नहीं देखी, तो बट चलो कोई नहीं। एंड इज एल्बिनो अपीयरेंस, देखो एल्बिनो अपीयरेंस जो होती है ना, एल्बिनो होता है बिल्कुल ही व्हाइट अपीयर होना, उसको हम एल्बिनो कहते हैं। जो चीज प्योर व्हाइट है, कंप्लीटली व्हाइट है, उसको हम एल्बिनो कहते हैं, ठीक है, एल्बिनो। तो हिज एल्बिनो अपीयरेंस मतलब कि उसकी व्हाइट अपीयरेंस इज अ रिजल्ट ऑफ अ वेरिएशन, एक सेकंड इसको भी येलो से ही लिखते हैं, is a result of a variation in the gene responsible for the color of skin, ठीक है। वो ये कह रहा है कि जो इसका एल्बिनो अपीयरेंस है, इसका व्हाइट अपीयरेंस जो है ना, वो रिजल्ट है क्या, कि उसके जीन के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आए, कुछ ना कुछ वेरिएशन आए हैं, जिसकी वजह से उसकी स्किन का कलर जो है वो ऐसा हो गया, ठीक है। और ये उन्हें किससे पता चला, ये उन्हें पता चला जेनेटिक सैंपलिंग उन्होंने जो की है, ठीक है, ठीक है। अभी अगर मैं अपनी देखो, मैं अभी तक भी अपनी रफ शीट पे अगर नजर मारता हुआ चलूंगा, मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए, जो व्हाइट पेपर पे मैं रफ शीट बनाऊंगा ना, मैं रीड करता करता मेरी एक नजर इस शीट पे होगी, मैं क्या कह रहा हूँ, एक नजर मेरी शीट पे होगी कि अच्छा अभी तक तो कुछ ऐसा वर्ड अटका ही नहीं। तो मैं देख रहा हूँ कि थीम की तो चलो बहुत अलग सी बात होगी, रेगुलर हम्प की भी कोई बात नहीं आई, मिगालो डिस्कवर का हुआ ये भी कोई बात नहीं हुई, कुछ वो कैप की टर्न सडनली के लिए कुछ पता नहीं चला, टोन तो वैसे ही हम एंड में करेंगे, ठीक है। तो कोई अभी तक कुछ भी आंसर नहीं मिला मुझे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सिंपली बाय लुकिंग डिफरेंट, मिगालो हैज बिकम एन आइकन विद इन ऑस्ट्रेलियाज ईस्ट कोस्ट हम्पबैक वेल पॉपुलेशन। अच्छा, वो ये कह रहा है कि इसकी जो डिफरेंट अपीयरेंस है, मिगालो जो हो गया, अब वो एक आइकन बन गया कहां पे, इस एरिया में, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट कोस्ट जो है, जहां पे हम्पबैक वेल पॉपुलेशन के अंदर ये बड़ा ही क्या बन गया, आइकॉन सा बन गया कि लोग जो है, देखो हम्पबैक वेल पॉपुलेशन, देखो अब यहाँ पे क्या हो क्या रहा है, ये जो वेल्स हैं, जितनी भी वेल्स हैं, उसकी एक तरीके की टाइप और होती होंगी कि भाई हमारी हम बैक वेल होती होंगी, हम बैक वेल होती होंगी, ठीक है। तो मिगालो जो है ना, मिगालो एक तरीके की हमबैक वेल ही है, ठीक है। लेकिन मिगालो के अंदर डिफरेंट क्या है कि भाई ये व्हाइट हो गई है, और व्हाइट किस वजह से हुई है, उसकी क्या कहते हैं, स्किन के अंदर कुछ वेरिएशन आ गया, उनकी जीन्स के अंदर कुछ वेरिएशन आ गया, इसलिए पूरी व्हाइट हो गई। तो अब ये क्या बन गई, एक आइकॉन सी बन गई, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है इंडीड, इंडीड मिगालो हैज हिज ओन ट्विटर अकाउंट, कह रहा है मिगालो की, होता है ना लोग बाग इसके ट्विटर के अकाउंट भी बना देते हैं, इंस्टाग्राम भी बना देते हैं ना, किसी जानवर के इंस्टाग्राम बना देते हैं। अब आपने देखा होगा बड़े जानवरों के इंस्टाग्राम बने होते हैं, वो होता है ना, अरे वो डिस्कवरी पे तो होता था कि उनको एक ऐसे पट्टा वट्टा पहना देते थे डिस्कवरी पे, आज ये जो मान लो टाइगर का नाम शीतल रख दिया, आज ये शीतल हमें यहां मिली, शीतल रात को पानी पी रही थी, ऐसे करके भी तो होता ना। तो इस तरीके से, तो भाई इंडीड मिगालो हैज हिज ओन ट्विटर अकाउंट विद ओवर 10,000 फॉलोअर्स, 10,000 फॉलोअर्स है, एंड वेबसाइट, उसकी खुद की वेबसाइट भी है, मतलब किसी ने उसकी वेबसाइट भी बना रखी है, where fans can lodge sighting and learn more about humpback whales, जहां पे जो उसके फैंस हैं वो पोस्ट कर सकते हैं, वो चीज जमा करा सकते हैं, लॉज मतलब जमा कराना, वो चीज दर्ज करा सकते हैं कि उन्होंने जो है इस जो हमारी मिगालो है उसको कहां कहां पे देखो, उसकी फोटो कैप्चर करके कि भाई उस ट्विटर पे डाल दिया, मतलब यहाँ पे उसको टैग जो भी होगा टैग कर दिया, उस वेबसाइट पे डाल दिया कि हमने मिगालो को यहाँ पे देखा, ताकि लोग जो है और उसको देख पाए, ठीक है, और हम बैक वेल्स के बारे में जान पाए, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे क्या कह रहा है, ही वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1991 ऑफ दिस एरिया ऑस्ट्रेलिया। देखो भाई, यहाँ पे हमें जो है आंसर मिल रहा है, हमें आंसर मिल रहा है, ठीक है, मिगालो डिस्कवर्ड, हमें थर्ड का आंसर मिल रहा है, यहाँ पे हमें थर्ड क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है अब, ठीक है। पहला पैसेज पढ़ के कोई आंसर नहीं निकल रहा, हमें थर्ड आंसर मिल रहा है यहाँ पे इस वाली लाइन में, कहा मिला है भाई, वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिला है। तो मैं डायरेक्ट पहले थर्ड क्वेश्चन पे जाऊंगा, वेयर वॉज मिगालो फर्स्ट डिस्कवर्ड, जैसे ही मुझे मेरा कीवर्ड अटका मैं सीधा क्वेश्चन पे जंप करूंगा, वेयर वॉज मिगालो डिस्कवर्ड, मिगालो वॉज डिस्कवर्ड इन ऑस्ट्रेलिया,
ऑस्ट्रेलिया में। साउथ वेल्स की कोई बात नहीं, जमाइका की कोई बात नहीं, न्यूजीलैंड की कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिला है। तो तीसरा आंसर हमारा हो गया, तीसरे का आंसर हमारा हो गया। पहला दूसरा भी भाड़ में गया, पहले मुझे तीसरा मिला तो मैं तीसरे का आंसर करूंगा, समझ रहे हो? आ गया हो जरा। यही यही वो ट्रिक है बेटा, यही वो ट्रिक है। अभी पता है क्या है, तुम पढ़, अभी क्या होता है जो नॉर्मल हमारी टेक्निक होती है उससे अगर तुम पढ़ के भी निकल जाते ना, तुम्हें पता नहीं चलता कि मैंने ये आइडेंटिफाई वाली बात यहां पढ़ी थी या यहां पढ़ी थी, कहां पढ़ी थी, आपको पता ही नहीं चल पाती वाली बात। ठीक है, आ गया जो। तो वो ऑस्ट्रेलिया में जो है डिस्कवर की गई थी एंड हैज सिंस प्लेड हाइड एंड सीक फॉर मेनी ईयर। उसके बाद वो बहुत ज्यादा हाइड एंड सीक खेले, मतलब कि वो छुप जाती है, फिर कभी दिख जाती है, फिर छुप जाती है, फिर कभी दिख जाती है। कौन? मिगालो। विथ मैनी नॉट नोइंग वेयर और व्हेन ही विल शो अप नेक्स्ट, जहां पे बाद में हमें ये भी नहीं पता होता कि हम इसको आगे कब देखेंगे। ठीक है, मतलब इतने ज्यादा एक्साइटेड होते लोग उसको देखने के लिए कि अगर वो एक बार कहीं स्पॉट हो गई ना, तो उसके बाद उन्हें ये भी नहीं मालूम है कि पता नहीं कहां दिखेगी, दिखेगी भी या नहीं दिखेगी। ठीक है, ही इज इवन सरप्राइज कीवी फैंस, जो कीवी फैंस है उसको भी उसने सरप्राइज, ही किसके लिए लगाए? मिगालो के लिए। ठीक है, वो जो वेल है, ही इवन सरप्राइज कीवी फैन बाय शोइंग अप इन न्यूजीलैंड वाटर्स। ठीक है, उन्होंने वो न्यूजीलैंड के पानी के अंदर, न्यूजीलैंड के समुद्रों के अंदर भी, नदियों के अंदर वहां भी मिल गई वो वेल जो है। ठीक है, वैसे वेल की बात हो रही तो समुद्र में ही मिली होगी। ठीक है, तो उसने कीवी फैंस को भी सरप्राइज किया है विद द लास्ट ऑफिशियल साइटिंग 2 years ago। जो ऑफिशियल लास्ट, जो ऑफिशियली देखी गई थी, ढंग से जो देखी गई थी, वो 2 साल पहले देखी गई थी। ठीक है, द टाइम हैज वंस अगेन कम फॉर अस टू आस्क। अब वो समय फिर से आ चुका है, वेयर इज मिगालो, मतलब 2 साल बाद लोग फिर से जानना चाह रहे हैं कि भाई मिगालो कहां है। ठीक है सर, लगभग कितने टोन्स हैं बच्चे? टोन्स होंगे लगभग आपके आपके 15 से 20 टोन होंगे। ठीक है, आ जाओ। ऑलरेडी दिस ईयर देयर हैव बीन फॉल साइटिंग, मतलब कि लोग बाग होते नहीं है, फालतू की फॉल साइटिंग बता देंगे कि हमने मिगालो को देखा, मिगालो को देखा। क्या 2 साल बाद की बात हो रही है? सच एज नियर ऑल व्हाइट वेल स्पॉटेड ऑफ साउथ वेल्स। साउथ वेल्स एक जगह का नाम है। ठीक है, व्हाइट वेल्स जो स्पॉट हुई है, क्या कहते हैं, साउथ वेल्स में। टू मेक थिंग्स मोर कंफ्यूजिंग, उन्होंने मोर कंफ्यूजिंग बनाने के लिए चीजों को क्या कर दिया, रेगुलर लुकिंग हम्बैक्स कैन ट्रिक। आहा, रेगुलर हमबैक कैन ट्रिक, ये वाली बात हमने कहीं ना कहीं क्वेश्चन के अंदर देखी है। कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था? कौन सा क्वेश्चन पढ़ा था? ट्रिक वाली। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें मिल रहा है भाई, सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमें मिल रहा है। अभी क्या मिल रहा है? मिल रहा है टू मेक थिंग्स मोर कंफ्यूजिंग, रेगुलर लुकिंग हमबैक्स कैन ट्रिक वेल वॉचर्स व्हेन दे फ्लिप अपसाइड डाउन ड्यू टू व्हाइट बेलीज। देखो, इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इस लाइन का मतलब हो गया कि भाई जो हमारी हमारी रेगुलर हमबैक थी, हमारी रेगुलर हमबैक जो वेल्स थी वो कैसी होंगी? वो कुछ इस तरीके से नहीं होंगी, ऐसे करके, ऐसी तो होती है वेल्स, है ना, कुछ ऐसी सी होती है, ऐसी ऐसी होती है, मतलब कि भाई ऐसे ऐसे। एक सेकंड रुक जाओ, यार मैंने उल्टा बना दिया, पर चलो कोई नहीं। ये ऐसे पानी मान लो, लाल को पानी मान लो। ठीक है, ऐसी दिखती है हमारी, है ना, ऐसी। तो ये वाली जो वेल्स है जो कि रेगुलर है, ये कभी कभी ऐसा उल्टा भी तैरती है, मतलब कि इनका नीचे वाला पार्ट ऊपर है और ये ऐसे है। ठीक है, ये इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से है मछली। ठीक है, मछली कह रहा हूं, वेल। और ये पानी में इस तरीके से तैर रही है कि इसके जो नीचे वाला एरिया है ना, इसके उसको कहते हैं बेलीज। इस वाले एरिया को क्या बोलते हैं? बेलीज बोलते हैं, बेलीज। ठीक है, और ये बेलीज क्या है? ये बेलीज है आपकी व्हाइट कलर की, देखो लिखा व्हाइट बेलीज, ये है आपकी व्हाइट बेलीज। तो ये इस तरीके से जब तैरती है ना, तो लोगों को लगता है कि हमने मिगालो देख लिया। तो ये फॉल्स साइट सीइंग हो जाती है लोगों की, उनको लगता है कि हमने मिगालो देख लिया, बट कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वो किस तरीके से जो है उनको ट्रिक करती है, वो ट्रिक करती है कि वो फ्लिप हो जाती है अपसाइड डाउन, फ्लिप हो जाती है अपसाइड डाउन। अब ध्यान रखना, उसने एक बात और बोली थी कि पैसेज के अंदर टर्न सडनली, टर्न सडनली के लिए कोई वर्ड यूज किया हुआ है, वो क्या है? यहाँ पे फ्लिप वर्ड यूज किया हुआ है उसने। ठीक है, फ्लिप वर्ड यूज किया हुआ है पैसेज के अंदर, बट एक बार फिर भी देख लेंगे, क्या पता ऑप्शन में ना दिया हो, क्योंकि वोकैब के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि आप बिना पैसेज पढ़े भी हिट कर देते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती। तो चलो हमें चलना है तीसरे तीसरे पे, सॉरी दूसरे पे। ठीक है भाई, रेगुलर लुकिंग हमबैक जो है वो कैसे वॉचर्स को, जो वेल वॉचर्स थे, कैसे ट्रिक करती थी? क्या वो अपने ट्विटर पे उसको डालती थी? नहीं भाई, ट्विटर पे नहीं डालती थी। अपियरिंग सीक्रेटली एंड अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है, वो बहुत ही सीक्रेटली दिखती थी, अनएक्सपेक्टेडली दिखती थी, ये भी बात नहीं है। वो कैसे ट्रिक करती थी? वो ट्रिक करती थी बाय शोइंग देयर व्हाइट कलर्ड बेलीज। ठीक है, वो आंसर मेरा जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात समझ रहे हो भाई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसके अंदर? आई होप नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन और था कि भाई टर्न ओवर विद अ सडन क्विक मूवमेंट, इसका क्या मतलब है? टर्न ओवर विद अ सडन क्विक मूवमेंट, देखो एल्बिनो का मतलब क्या होता है? हमारा व्हाइट कलर।
जो प्योर व्हाइट कलर के अंदर हो जाता है ना, स्किन हो जाती है, उसको एल्बिनो कहते हैं। फ्लिप, फ्लिप का मतलब होता है एकदम सडन जो है घूमना, ठीक है। हम्पबैक क्या था, ये तो एक तरीके की टाइप ऑफ वेल हो गई। हम्पबैक तो हमारा टाइप ऑफ वेल है एक, ठीक है। लॉज मतलब होता है दर्ज कराना, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या था, टोन। अब हमें टोन देखना है कि टोन हमारा कैसा होगा। देखो, क्या टोन के अंदर कुछ प्रोजेक्शन ऑफ वेल्स की बात की है? भाई कोई प्रोजेक्शन की, वेल्स की प्रोजेक्शन की बात नहीं की, ठीक है। यहाँ पे साइटनिंग ऑफ मेगालो ये हो सकता है, साइटनिंग ऑफ मेगालो कि भाई मेगालो जो है कहाँ का दिखी, कैसे कैसे दिखी, ऐसे इसकी बात हो रही है, ठीक है। मेगालो खत्म होती जा रही है पूरे पैसेज में, कहीं पे भी मेगालो खत्म होती जा रही है, ये जिक्र नहीं हुआ है। तो फॉर दैट रीजन मैं ये नहीं आऊंगा, मैं इसको नहीं जो है करूंगा। वेल हंटिंग, पूरे पैसेज में हमने इतना पैसेज पढ़ा कि कहीं पे वेल हंटिंग की बात हुई है? कहीं पे भी वेल हंटिंग की बात नहीं हुई, और उसके परिणाम, ठीक है, उसके परिणाम की कोई बात नहीं, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। फॉर दैट रीजन मुझे क्या जाना पड़ेगा कि मेरा मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे थीम जो होगी वो क्या होगी, द साइटनिंग ऑफ मेगालो। क्या हो जाएगी, द साइटनिंग ऑफ मेगालो, ठीक है। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर आई होप नहीं होगी। अब उसके बाद भाई यहां पर आ जाओ, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो हमारी टोन थी। क्या यहाँ पे, क्या यहाँ पे ऑथर मुझे कहीं से भी नेगेटिव दिखा? कहीं से भी नेगेटिव दिखा कि भाई वेल्स हैं, अरे बेकार होती है, वेल्स के पास मत जाना, सीधा काट लेती हैं, इतना डर रहा है, इतना रिस्क है, ऐसी कोई बात नहीं भाई, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव को अभी मैं बताऊंगा, डिस्क्रिप्टिव का पहले आगे देखते हैं। सिनिकल, क्या वो कहीं पे भी सिर्फ पर्टिकुलर वेल को लेके भी नेगेटिव हुआ है? पूरे पैसेज में कहीं नेगेटिव नहीं हुआ, सिनिकल भी नहीं होगा। क्या यहाँ पे कहीं उसने सैड साउंड किया? कहीं पे भी सैड साउंड नहीं किया, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं, क्या बचा, डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव उसने मिगालो की डिस्क्रिप्शन दी है कि भाई मिगालो जो है, देखो उसके स्किन के बारे में बताया, उसको एल्बिनो है, वाइट मतलब वाइट सा अपीयरेंस है, वो किस वजह से हुआ ये भी बताया, वो कहाँ का दिखती है, तो उसके बारे में उसने डिस्क्रिप्शन दिया, उसके बारे में उसने इंफॉर्मेशन दिया, उसके बारे में उसने नरेट किया है, समझ रहे हो। और मैं आज आपको एक हैक बताता हूं, देखना। ये जो टोन वाले क्वेश्चंस होते हैं ना आप लोगों के, 90% केस के अंदर, मैं 100% नहीं कह रहा, 90% केस के अंदर जो टोन होगी वो आपकी डिस्क्रिप्टिव, इंफॉर्मेटिव और नरेटिव ही निकलती है, ठीक है। आपके टोन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो 90% डिस्क्रिप्टिव, इंफॉर्मेटिव और नरेटिव ही निकलती है। इन तीनों में से कुछ एक ही निकल रही होगी 90% केस के अंदर, ठीक है। समझ रहे हो? और थोड़ा सा दिमाग को समझ लेना, खोल के रख लेना, ठीक है। तो भाई ये था हमारा पैसेज, ये था हमारा पैसेज। अब देखो, आप में से बहुत से बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो एक छोटा सा पैसेज हो गया। भाई छोटे से तो शुरू करेंगे ना, छोटे से तो शुरू करेंगे, मैं आगे धीरे 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 लेंथ भी बढ़ाऊंगा। यकीन मानो, मैं ऐसे ऐसे पैसेज भी आपको सॉल्व करवाऊंगा जो कि बिल्कुल ही 6-6 7-7 स्लाइड के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। समझ रहे हो? चलो अब आगे चलते हैं पैसेज नंबर 2 की ओर। उससे पहले मैं एक 30 सेकंड का ब्रेक लेना चाहूंगा, तब तक आप जरा रीड करना थोड़ा सा। बच्चे पूछ रहे हैं पैसेज कितने मार्क्स का आएगा। आपके पेपर के अंदर 3 से 4 आते हैं, और एक पैसेज के अंदर 5 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। ये बोर्ड के अंदर, आपका जो बोर्ड एग्जाम है ना, उसके अंदर बहुत हेल्प करेगी टेक्निक, आपको देखना आज, ठीक है। चलो, चलो भाई, जरा चलते हैं, पहले इनकी तरफ पढ़ते हैं भाई, ठीक है। मैंने पैसेज वैसे कुछ रीड नहीं करा, पहले ये देखते हैं। अरे ये मेरा म्यूजिक का क्या खुल गया भाई, एक सेकंड रुकना। हाँ, आ जाओ। सबसे पहले टोन की बात की है, तो भाई मैं लिख देता हूँ रफ शीट के अंदर के, पहले मुझे टोन बतानी है, तो जाहिर सी बात है पहला क्वेश्चन तो एंड में अटेम्प्ट होगा। आगे आ जाओ भाई। फिर कह रहा है थीम, हमें थीम बतानी है, ये भी ऑलमोस्ट एंड में ही अटेम्प्ट होगा अपना। चलो भाई, theme। फिर आगे आ जाओ।
क्या कह रहा है, हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब ब्लैक डेथ। अब देखो यहां पे ध्यान रखना, कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जिसके ऑप्शंस भी आपको जो है पढ़ने होते हैं, जिसके ऑप्शंस भी आपको थोड़े से नजर के अंदर डालने होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, अगर मैं थर्ड क्वेश्चन को लिखना चाहूंगा तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि भाई कुछ ब्लैक डेथ डिस्क्राइब की बात हो रही है, ठीक है, इसको व्हाइट कलर से कि भाई एक सेकेंड, डेथ डिस्क्राइब, मैं इसे लिख देता हूं ब्लैक डेथ डिस्क्राइब। कुछ इसकी बात हो रही है कि ब्लैक डेथ को कैसे डिस्क्राइबल लिख दिया मैंने, ब्लैक डेथ को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। और एक बार छोटी सी नजर जो है इनके इस पे डाल देना बस, कि इनके ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। द फर्स्ट वेव ऑफ द सेकेंड प्लेग पेंडेमिक, कुछ अच्छा पेंडेमिक से रिलेटेड कुछ पैसेज होगा। द वर्स्ट स्पीसमैन ऑफ ह्यूमन क्रिएटेड ट्रेजेडी, ठीक है, द स्पीसमैन ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन एंड इट्स एविडेंस, ठीक है, द इनिशिएटर ऑफ ऑल फ्यूचर पेंडेमिक, ठीक है, कुछ पता नहीं, बस ऐसी एक बार रीड कर लेना मोटा मोटा, क्योंकि होता पता क्या है, ये ना वर्ड जो है दिमाग के अंदर चिपक से जाते हैं एक बार, तो जब हम रीड करते हैं ना तो समझ में आता है, ठीक है। वैसे तो आपका जो है ये देखो, ब्लैक डेथ डिस्क्राइब कैसे डिस्क्राइब करोगे, इससे ही आपका काम बन जाएगा, इससे ही आपका काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार जरा फोर्थ में चलते हैं। कहता है सेलेक्ट द सुटेबल वर्ड इन द गिवन पैसेज विच मींस एरियाज ऑफ लैंड अंडर जुरिडिक्शन ऑफ अ रूलर और अ स्टेट। वो कह रहा है कि वो वाले एरिया या वो वाली लैंड जो कि रूलर और स्टेट के अंडर होते हैं, ठीक है, उनके जुरिडिक्शन के अंडर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ वोकैबुलरी के जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट आप बिना उसके रीड करे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पर चलो कोई नहीं, मैं पैसेज रीड करने के बाद इसको सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि वोकैब का क्वेश्चन है, ठीक है, वोकैब का क्वेश्चन है एरियाज अंडर ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। फिफ्थ आ जाओ भाई, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी प्रोबेबल ओरिजिन अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अच्छा यहाँ पे ये ओरिजिन ऑफ द ब्लैक डेथ पूछ रहा है, ओरिजिन ऑफ द ब्लैक ब्लैक डेथ, ठीक है, ब्लैक डेथ का ओरिजिन क्या है, फिर ब्लैक डेथ क्या है ये भी देखना पड़ेगा, ब्लैक डेथ ओरिजिन, ठीक है जी। ये हो गई अपनी रफ शीट तैयार, रफ शीट को कहाँ रख लेंगे, आंखों के आगे रख लेंगे, ठीक है जी। चलो रेडी हो भाई सफर पे चलने के लिए, रीडिंग वाले सफर पे चलने के लिए, चलो जी बिल्कुल रेडी है, करते हैं भाई करते हैं। क्या कह रहा है, कहता है इट इज नॉट एन एग्जैजरेशन टू से दैट द क्वेश्चन ऑफ वेयर एंड व्हेन द ब्लैक डेथ द डेडलिएस्ट पेंडेमिक एवर, देखो ओहो यहां पे इसने क्या कर रखा है, ब्लैक डेथ द डेडलिएस्ट पेंडेमिक एवर, ये हमारा केस इन एपोजिशन है, बोलते हैं ना नरेंद्र मोदी कॉमा द पीएम ऑफ इंडिया, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या बोलते हैं, इसको केस ऑफ एपोजिशन बोलते हैं। तो ब्लैक डेथ है क्या, ठीक है, जब मैं क्वेश्चन रीड कर रहा मैं कह रहा ये ब्लैक डेथ है क्या, तो ब्लैक डेथ की उसने एक्सप्लेनेशन देती द डेडलिएस्ट पेंडेमिक एवर, वो जो बहुत ज्यादा मारने वाला पेंडेमिक था, ठीक है। चलो ओरिजिनेटेड इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज इन ह्यूमन हिस्ट्री, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे ओरिजिनेटेड वर्ड पढ़ा ना, मेरे दिमाग में एकदम से क्लिक हुआ कि ओरिजिन की कहीं ना कहीं तो बात हुई है, ओरिजिन की कहीं ना कहीं तो बात हुई है, मैं यहाँ पे आ गया सीधा कि ब्लैक डेथ ओरिजिन कहाँ हुआ है, फिफ्थ क्वेश्चन ने पूछा है। लेकिन अगर मैं इस लाइन को पढ़ रहा हूँ ओरिजिनेटेड इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री इन ह्यूमन हिस्ट्री, कि भाई वो ओरिजिन कहाँ से हुआ, यही सबसे बड़ी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर जो है वो मिस्ट्री बनी हुई है अभी, ठीक है। तो अभी इसने ये तो नहीं बताया कि ओरिजिन कहां से हुआ, बस इन्हें बता दिया कि ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है, ठीक है। चलो जी अभी तक हमें किसी भी सवाल का जो है जवाब नहीं मिल रहा है, अभी तक किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिला, आगे देखते हैं। आफ्टर ऑल द ब्लैक डेथ वॉज फर्स्ट वेव ऑफ द सेकेंड प्लेग पेंडेमिक ऑफ 14 टू अर्ली 19th सेंचुरी, एक सेकेंड, आफ्टर ऑल द ब्लैक डेथ वॉज फर्स्ट वेव ऑफ द सेकेंड प्लेग पेंडेमिक, देखो प्लेग पेंडेमिक ऐसा करके हमने कुछ पढ़ा था ना, प्लेग पेंडेमिक कहां पढ़ा था, प्लेग पेंडेमिक, प्लेग पेंडेमिक, ब्लैक डेथ डिस्क्राइब, ब्लैक डेथ डिस्क्राइब, एक सेकंड इस पे आना थर्ड क्वेश्चन पे, हाँ द फर्स्ट वेव ऑफ द सेकंड प्लेग पेंडेमिक, ठीक है। मैं देखो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था, और इनफैक्ट देखो मैं तो आपको ना एक चीज बोलूंगा, मुझे तो आदत हो गई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आदत हो गई, तो मेरे दिमाग में तो चीजें चिपकनी शुरू हो गई है, बट आप पता है क्या करना, क्योंकि आप अभी शुरू करोगे, इनके लिए भी ना, इनके लिए भी नोट्स के अंदर जो अपनी वो बनाओगे ना, क्या कहते हैं, अपना जो वो बनाओगे, क्या क्या बोल रहा था यार मैं, अपनी जो रफ शीट आप लोग बनाओगे,
उस रफ शीट के अंदर भी इसको जरा लिखना शुरू कर देना। मतलब कि अगर मैं थर्ड बनाऊंगा ना पूरा, जैसे मैंने थर्ड बनाया, एक सेकंड मैं साफ साफ ही बना देता हूँ, थोड़ी क्लैरिटी से समझ में आ जाएगा, फोर्थ को हटाओ। अगर मैं थर्ड भी बनाऊंगा ना पूरा, तो मैं अगर आपके स्टेज पे हूं तो मैं पता है पूरा कैसे बनाऊंगा, ठीक है। मैं इसके ना ऑप्शंस भी लिख दूंगा। ऑप्शंस भी कैसे लिख दूंगा कि भाई कुछ प्लॉग पेंडेमिक करके कुछ लिखा है पहले में, ठीक है। दूसरे में क्या लिखा है, दूसरे में देख लेते हैं एक बार। द वर्स्ट स्पीसीज ऑफ ह्यूमन क्रिएटेड ट्रेजेडी, ठीक है, वर्स्ट स्पीसीज लिखा है, ह्यूमन क्रिएटेड ट्रेजेडी, वर्स्ट स्पीसीमेन ऑफ ह्यूमन ट्रेजेडी करके लिख देता हूं, ठीक है। देखो ये थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा आपका लगेगा, बट ये बहुत समय बचा लेगा। यकीन मानो, वो बच्चा जो कि पढ़ता हुआ आ रहा है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व, फिर क्वेश्चन पे जा रहा है, उससे तो बहुत ही कम समय लगेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, तीसरे पे क्या लिखा हुआ है, तीसरे पे लिखा है द स्पीसीमेन ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन एंड इट्स एविडेंस, ठीक है। स्पीसीमेन ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन लिख देता हूँ खाली, ह्यूमन एवोल्यूशन, ठीक है। मुझे नहीं पता क्या बात चल रही है, क्या बात नहीं चल रही है अभी तक, ठीक है। द इनिशिएटर ऑफ द फ्यूचर पेंडेमिक, ठीक है, इनिशिएटर फ्यूचर पेंडेमिक ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, इनिशिएटर फ्यूचर पैंडेमिक, ठीक है। ये बात थी भाई, चलो जी। और हमारा फोर्थ क्या था, फोर्थ क्वेश्चन क्या था भाई, वापस से चलते हैं। ये था हमारा वोकैब का, लैंड अंडर ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं वापस से, लैंड अंडर ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। पांच। अब देखो ऐसे ना पूरे पूरे वर्ड भी मत लिखना, ठीक है। आपको ज्यूरिड पढ़ते ज्यूरिडिक्शन आपके दिमाग में आ रहा है क्योंकि आपने लिखा, रफ काम कर रहे हैं हम, सजा सजा के मत लिखना इन सब चीजों को, ठीक है। दो चार कीवर्ड की बात है बस, कि कीवर्ड लिखना है ताकि चीजें दिमाग में बैठे एकदम, ठीक है। आगे आ जाओ। पांचवा क्या था भाई, पांचवा था ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ, ठीक है, ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ, ओरिजिन ब्लैक डेथ, ठीक है। तो जैसे ही मैंने अब जरा वहां पे आ जाओ, जैसे ही मैंने ये लाइन पढ़ी, आफ्टर ऑल द ब्लैक डेथ वाज द फर्स्ट वेव ऑफ द सेकेंड प्लेग पेंडेमिक ऑफ 14th टू अर्ली 19th सेंचुरी। तो ये सेम बात तो मैंने पढ़ी है भाई, ये सेम लाइन तो मैंने पढ़ी है ना, किसके अंदर, यहां पे देखो, द फर्स्ट वेव ऑफ सेकेंड प्लेग पेंडेमिक, ठीक है। हाउ डज द पैसेज डिस्क्राइब ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ क्या है कि भाई ये जो है, ये पहली वेव है किसकी, जो सेकेंड पेंडेमिक है ना, दूसरे पेंडेमिक की पहली जो वेव थी, वो थी हमारी क्या, ब्लैक डेथ, वो है हमारा ब्लैक डेथ, ठीक है। उसके अंदर बहुत मौतें हुई होंगी, ऐसा मुझे कुछ साउंड कर रहा है। तो यही हमारा आंसर होगा फिर तो, क्योंकि डायरेक्ट ही मिल गया मुझे, ठीक है, यही मेरा आंसर होगा इसका, ठीक है। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो हमें क्या मिला, सीधा तीसरे का आंसर मिला यहाँ पे। यहाँ देखो, मुझे लाइनें पढ़ते पढ़ते सीधा डायरेक्ट तीसरे का आंसर मिला है, ठीक है। ना मुझे पहले का मिला, ना मुझे दूसरे का मिला। आपके दिमाग में एक चीज क्या ऐड है, कि सीक्वेंस में चलेंगे तो सीक्वेंस में ही आंसर मिलेंगे ना, छल ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब तुम पांचवी क्लास के अंदर थोड़ी हो कि पांचवी क्लास वाले पैसेज आएंगे तुम्हारे कि भाई सीक्वेंस के अंदर बच्चा पढ़ेगा, सीक्वेंस में आंसर मिल जाएंगे। अब तुम्हें बोर्ड भी देना है, ठीक है, और ये टेक्निक तुम्हें बोर्ड में बहुत हेल्प करेगी। अभी तो प्री बोर्ड के अंदर पहले टेस्ट करना इस टेक्निक को सीट पे बैठ के, तो उसके बाद बोर्ड के अंदर करना, तब तक तो तुम पक्के हो जाओगे। आगे आ जाओ। इट किल्ड सम 50-60% ऑफ द पॉपुलेशन इन यूरोप। इस पैंडेमिक ने, जो कि हमारा ब्लैक डेथ है, कौन सी सेकंड वेव है, सॉरी क्या है, क्या थी ये, फर्स्ट वेव थी सेकंड पैंडेमिक की। इसने 50 से 60% पॉपुलेशन यूरोप की खत्म कर दी थी, मिडल ईस्ट के और नॉर्थ अफ्रीका के अनकाउंटेबल नंबर, ठीक है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका और अनकाउंटेबल नंबर सेंट्रल एशिया के, इतने लोग खत्म कर देते हैं, ठीक है। डिफरेंट प्रपोजल बेस्ड ऑन कंपीटिंग थ्योरीज हैव बीन पुट फॉरवर्ड, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंट प्रपोजल जो कंपीटिंग थ्योरीज के जो है आगे रखे गए, बट इन 2017 के अंदर आई केम अक्रॉस सम रिकॉर्ड्स डिस्क्राइबिंग एन इंट्रिगिंग मिडाइवल सिमेट्री इन दिस एरिया। देखो भाई, यहाँ पे 2017 के अंदर इंट्रिगिंग का मतलब होता है बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग, एक ऐसी आपको, जो आपका क्रिमेशन जहां पे होता है ना, जहां पे अंतिम संस्कार होते हैं, उसकी एक रिपोर्ट आई इस एरिया के अंदर, ठीक है, उसकी एक रिपोर्ट आई इस एरिया के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि क्या था, एक सेकंड आगे क्या लिखा है, चुक वैली, नॉर्दर्न किर्गिस्तान, जो कि नॉर्दर्न किर्गिस्तान के अंदर थी, विच आई सपोज मे होल्ड द की, विच आई सपोज मे होल्ड द की, मतलब कि ऑथर को लगता है कि उसको ऐसा लगता है, विच आई सस्पेक्टेड, सॉरी सपोज कर रहा हूं, विच आई सस्पेक्टेड मे होल्ड द की, कि मतलब यहां से ओरिजिन हुआ है, यहां से ओरिजिन हुआ है, विच आई मे सस्पेक्टेड मे लिखा है, लेकिन अभी
अभी भी इसने क्या लिखा है, मे लिखा है। सो आई एम स्टिल इन अ डाउट, आई एम स्टिल इन अ डाउट अभी, क्योंकि उसने देखो ओरिजिन तो पूछा है, फिफ्थ के अंदर उसने ओरिजिन तो पूछा है, फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ पे उसने ओरिजिन तो पूछा है, ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ। इसने यहाँ पे किर्गिस्तान भी दिया है, इंडिया भी दिया है, मंगोलिया भी दिया और चाइना भी दिया है, ठीक है। बट इसने अभी तक जो बात कही है ना, इसने मे लगा दिया, मे होल्ड द की। उससे मैं डाउट पे, अभी मैं इसका आंसर तो नहीं करूंगा, अभी मैं इसका आंसर तो नहीं करूंगा, मैं आगे पढ़ना चाहूंगा पहले जरा और इसको क्या है। एज पार्ट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को लीड बाय दिस पर्सन, ठीक है, एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिस, वी हैव नाउ इन्वेस्टिगेटेड सेवरल स्पीसीमेंस, आपके स्पीसीमेंस का मतलब होता है एग्जांपल्स, फ्रॉम इंडिविजुअल्स बरीड एट द साइट एंड कम अप विद एन आंसर। देखो अब इन्होंने एक टीम बनाई जिनके लीडर थे ये, इनके लीडर के नाम से इन्होंने कहां से कहां पे जो इनकी रिसर्च वगैरह चल रही थी, हमें तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि कोई क्वेश्चन आया भी नहीं वहां से, ठीक है। उन्होंने जो है, जो लोग दफनाए गए थे, ठीक है, उनसे उन्होंने उन पे रिसर्च की, ठीक है, उनके सैंपल्स वगैरह इकट्ठे किए, और वो जो है एक क्या कहते हैं, एक निष्कर्ष पे पहुंचे, कंक्लूजन पे पहुंचे, एक आंसर पे पहुंचे। वो आंसर क्या है भाई, उनका आंसर है द आइडिया दैट द ब्लैक डेथ ओरिजिनेटेड, देखो फिर से ओरिजिन की बात आ गई, दैट द ब्लैक डेथ ओरिजिनेटेड इन द ईस्ट टेरिटरीज, इन द ईस्ट टेरिटरीज ओवरलैपिंग रफली स्पीकिंग, ओवरलैपिंग रफली स्पीकिंग, ये अभी भी रफली बात कर रही, मतलब शी इज नॉट इवन श्योर, अभी वो अभी भी श्योर नहीं है कि वो कहां पे ओरिजिनल, उसने क्या क्या बोला है देखो, सेंट्रल एशिया भी हो सकता है, मंगोलिया भी हो सकता है, चाइना डेट्स टू बैक टू कंटेम्पररीज ऑफ द पेंडेमिक इन यूरोप एंड इस्लामिक वर्ल्ड। कंटेम्पररीज का मतलब होता है आपका, मतलब कि सेम टाइम पे। देखो वो पता है ये क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया और चाइना, ठीक है, इनकी इनके जब सैंपल्स इकट्ठे किए, तो सेम टाइम पे यहां पे भी पैंडेमिक मिला, सेम टाइम पे यहां पे भी पैंडेमिक मिला, सेम टाइम पे यहां पे भी पैंडेमिक मिला। तो यहां पे तीनों जगह पे सेम टाइम पे पैंडेमिक पैंडेमिक मिला। तो उस चीज से वो कंक्लूड नहीं कर पा रही कि ओरिजिन मान लो उसका मंगोलिया से हुआ है, चाइना से हुआ है, या फिर क्या था वो सेंट्रल एशिया से हुआ है। वो कंक्लूड नहीं कर पा रही कि कहां से हुआ है, लेकिन उसने ये बोल दिया कि इनका जो ओवरलैपिंग वाला एरिया होगा ना, कोई इनका जो कोई ओवरलैपिंग वाला एरिया होगा, वहां से ओरिजिन हुई होगी। वो ये कहना चाह रहे कि कहीं ना कहीं उनके जो ओवरलैपिंग, जो कंटेम्पररीज का मतलब होता है आपका सेम टाइम, कंटेम्पररीज का मतलब होता है आपका सेम टाइम। मेरे पीछे कुछ छुप रहा है क्या, मेरे पीछे कुछ छुप नहीं रहा, नहीं छुप रहा, सेम टाइम। तो सेम टाइम पे इन तीनों जगह पे जो है उसको पैंडेमिक मिला, तो वो ये कह रही है कि कहीं कुछ ओवरलैपिंग वाले एरिया में जो है वो रहा होगा, लेकिन अभी भी क्लियरली नहीं बोला कि कहां पे ओरिजिन हुआ है। तो क्लियरली अगर उसने नहीं बोला कहां पे भी ओरिजिन हुआ, एक बार आगे की लाइन भी और पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। द मॉडर्न एकेडमिक चाइनीज ओरिजिन थ्योरी डेट्स बैक एट द लीस्ट to in 1756-8 and a publication about the history of Central Asia by French scholar this। इसका तो कोई मतलब ही नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा। तो अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन में वापस चलता भी हूं, ब्लैक डेथ का ओरिजिन ओरिजिन, तो अगर मान लो यहाँ पे ये थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन सा आया है, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन सा आया है, जिसमें उसने पैसेज में भी क्लियर सा नहीं किया। इंडिया को तो गेम से ही बाहर करो भाई पहले, क्योंकि इंडिया की तो कोई बात ही नहीं की, पूरे पैसेज में कहीं कोई बात नहीं की। बात जो है किर्गिस्तान की है, मंगोलिया की है, चाइना की है। उसने ये बात बोली है, देखो उसने ये बात बोली है कि मंगोलिया, चाइना और जो उसके सेंट्रल ईस्ट के थे, इनका कोई ओवरलैपिंग एरिया है, ओवरलैपिंग एरिया है। तो ओवरलैपिंग एरिया है, इसका मतलब है कि मंगोलिया भी है, चाइना भी। अगर मंगोलिया टिक करता हो तो चाइना भी टिक होना चाहिए, चाइना टिक करता हो तो मंगोलिया भी टिक होना चाहिए। फॉर दैट रीजन मैं दोनों ही टिक नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा फिर, किर्गिस्तान जो है वो टिक करूंगा, किर्गिस्तान के साथ में जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे फिर उसने बोला है, यहाँ पर उसने बोला है मे होल्ड द की, उसने बोला यहाँ पे कि किर्गिस्तान मे होल्ड द की, ठीक है। फॉर दैट रीजन मैं यहाँ पे किर्गिस्तान के साथ जाऊंगा। एक बात बताना, यहाँ पे किर्गिस्तान, ये बात समझ में आई, ठीक है, ये किर्गिस्तान की बात समझ में आई, मैं क्यों किर्गिस्तान के साथ जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब अगर मैं पैसेज देखो, अगर मैं चलता हूं, तो इससे पता है मुझे क्या पता चलता है, इस शीट बनाने से मुझे ये भी पता चलता है कि मैं किन किन क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले चुका हूं। देखो मैं तीसरे को अटेम्प्ट ले चुका हूं पूरा पैसेज पढ़ने के बाद, और मैं फिफ्थ को अटेम्प्ट ले चुका हूं, मतलब कि पैसेज पढ़ने के बाद मैं दो ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले चुका हूं, और ले भी पाऊंगा, क्योंकि भाई पहला तो टोन का है, फिर थीम का है। जरा टोन और थीम पे आ जाते हैं, पहले टोन की बात करते हैं। टोन है पहली हमारी ह्यूमरस, ह्यूमरस होते हैं कि मजाकिया,
कहीं पे भी पूरे पैसेज के अंदर मुझे जो हमारा ऑथर है वो मजाक करता हुआ नहीं दिखा, अरे वाह 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 देखो 50-60% लोग मर गए, ठीक है। वहां पे वो क्या है, एक्सप्लेनेटरी है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड और जोड़ लेना, मैंने यहाँ पे बताया था ना आपको, डिस्क्रिप्टिव, इंफॉर्मेटिव, नरेटिव, एक्सप्लेनेटरी और जोड़ लेना। इसका मतलब भी वही है, इसका मतलब भी आपका वही है कि डिस्क्रिप्टिव, इंफॉर्मेटिव, नरेटिव, एक्सप्लेनेटरी सब एक ही मतलब है। अब ऐसा नहीं कि चार ऑप्शन वो यही दे देगा, ऐसा नहीं करेगा, वो इन चारों में से कोई एक ही वर्ड देगा। तो देखते हैं, हो सकता है भाई एक्सप्लेन तो किया उसने, ठीक है, कि पेंडेमिक की बात करी, वो पेंडेमिक को उन्होंने ब्लैक डेथ किस पेंडेमिक को नाम दिया, वो कितने लोग वहां पे मरे, उसके ओरिजिन की जो रिसर्च क्या किसने किसने की, कहाँ कहाँ पे रिसर्च हुई, ये बात उसने की, ठीक है। पेसिमिस्टिक, कहीं पे भी कुछ नेगेटिव नहीं हुआ वो, ठीक है, कहीं पे भी नेगेटिव नहीं हुआ कि भाई और पेंडेमिक आ गया अब तो ये संसार ही खत्म हो जाएगा, ये दुनिया ही खत्म हो जाएगी, ना पेड़ बचेंगे, ना लोग बचेंगे, ना जानवर बचेंगे, ऐसा कुछ नेगेटिव ही नहीं हुआ। कुछ इनफॉर्मल, इनफॉर्मल हमारा टोन होता है जब बिल्कुल वो भाईचारे की तरह ही भाई की तरह नहीं लिख देते कुछ कि भाई ऐसा हो गया, तो इनफॉर्मल टोन नहीं है, बड़ी फॉर्मल तरीके से पैसेज लिखा हुआ है। तो ना ही मेरा इनफॉर्मल है, ना ही वो नेगेटिव हुआ, ना ही उसने कहीं मजाक किया। सो द आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा एक्सप्लेनेटरी। सॉर्टेड है भाई, आंसर मेरा क्या हो जाएगा, एक्सप्लेनेटरी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि इस पूरे पैसेज की थीम क्या है, ठीक है। देखो ब्लैक डेथ सबके अंदर है, ब्लैक डेथ की तो बात है, ठीक है। पिटफॉल, पिटफॉल का मतलब होता है आपको खतरा। ब्लैक डेथ, डेथ से क्या क्या खतरा है भाई, क्या ब्लैक डेथ से क्या क्या खतरा है, ऐसी कुछ बात हुई है पूरे पैसेज के अंदर? पूरे पैसेज के अंदर ऐसी कोई बात नहीं हुई कि ब्लैक डेथ से हमें ये खतरा है कि भाई आपकी सांस फूल सकती है, जो कि कोविड के टाइम पे हमने देखा था, सांस फूल सकती है, आपको जुकाम हो सकता है, आप सीधा मर ही सकते हो, है ना। वो कुछ खतरे की बात ही नहीं हुई, उससे क्या खतरा है, ये नहीं बात की, ठीक है। हाँ ये हो सकता है कि ब्लैक डेथ का इम्पैक्ट क्या आया, ये मुझे लग रहा है कि ब्लैक डेथ का इम्पैक्ट क्या आया। लेकिन अगर मैं इम्पैक्ट की भी बात करूं, तो चलो अभी मैं मान लेता हूं कि ये मेरा हो सकता है, ये मेरा हो सकता है। लेकिन अगर मैं सी को पढ़ता हूं, ओरिजिन ऑफ ब्लैक डेथ, और अगर तुम बी और सी को कंपेयर करोगे तो देखो ब्लैक डेथ का क्या क्या इंपैक्ट हुआ है कि भाई 50-60% यहां लोग मरे, इतने यहां लोग मरे। तो ये लगभग लगभग 2 से 3 लाइन होगी पूरे पैसेज के अंदर जिसने इंपैक्ट की बात की है। लेकिन पूरे पैसेज के अंदर मेन फोकस क्या था, पूरे पैसेज के अंदर ओरिजिन पे फोकस था कि ब्लैक डेथ का ओरिजिन क्या है, ये पूरा फोकस था। तो अगर मैं बी और सी में से सिलेक्ट करना, देखो ए तो मेरा गेम से बाहर ही होगा, अगर मैं बी और सी में से सिलेक्ट करना चाहूंगा तो मैं सी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। फॉर दैट रीजन बी भी मेरा खत्म हो गया, ठीक है। अब अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं कि हिस्ट्री क्या थी ब्लैक डेथ की, तो हिस्ट्री की तो बात ही नहीं की, उसके इतिहास की बात नहीं की, उसके ओरिजिन की बात की है कि वो कहां से निकला। तो यहां पे मेरा ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बच्चे पेसिमिस्टिक वो इसलिए नहीं है यश, क्योंकि उसने कहीं पे भी ये बात नहीं कि वो नेगेटिव हो गया, वो कहीं पूरे पैसेज में नेगेटिव नहीं हुआ, पूरे पैसेज में नेगेटिव बात उसने की ही नहीं। समझ रहे हो? चलो बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई कि हम उसको क्या कहते हैं जहां पे एरियाज ऑफ लैंड अंडर जुरिडिक्शन, देखो एक रूलर और एक स्टेट के अंडर जो एरिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टेरिटरीज। कंटेम्पररीज होता है जो मतलब सेम टाइम पे होता है, ठीक है, सेम टाइम पे जो चीज होती है उसको कंटेम्पररी, कंटेम्पररीज कहते हैं। ये तो नहीं होगा। पॉपुलेशन का मतलब होता है लोग, मिस्ट्री का मतलब आपको पता है, ठीक है। तो टेरिटरीज मेरा करेक्ट आंसर होगा इसका। समझ रहे हो भाई, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर आई होप नहीं होगी, ठीक है। आगे आ जाओ भाई, फिफ्थ हमने कर लिया, फिफ्थ तो हमने कर ही लिया है, ठीक है, सॉर्टेड है भाई। चलो जी, तो इस तरीके से हम अटेम्प्ट लेंगे चीजों को, तो बात बन जाएगी। एक सेकंड में जरा अपने आंसर भी मैच कर लो। अच्छा मैंने आंसर भी डाले हुए हैं भाई, बी सी ए ए ए ए ए सी बी, ठीक है भाई, अपन तो सही आंसर है पहुंचे हुए। चलो भाई, तो अब पैसेज 3 सॉल्व करेंगे, पैसेज 3 सॉल्व करेंगे, ठीक है। 30 सेकंड का ब्रेक, फिर पैसेज 3 सॉल्व करेंगे। भाई मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने में मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सर कोई बुक रिकमेंड कर दो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। अरे बुक स्टोर पे जाना, किसी पे भी कोई सी भी बुक ले लो, बोल दो भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए कोई बुक दे दो। वो मत उठा लेना, कैट वाली मत उठाना बस, ठीक है। कैट वाली मत उठाना, कोई सी भी कैट जी मैट के मत उठाना, वो आपके CUET के लेवल से बहुत परे हैं, ठीक है। तो कोई सा भी बुक सेट उठा लो, आराम से मिल जाएगी, इंटरनेट पे बहुत प्रैक्टिस शीट्स मिल जाएंगी आपको, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस शीट्स विद सॉल्यूशंस ऐसे करके सर्च कर लेना, PDF मिल जाएगी। और बस मैं आपको अब एक चीज रिकमेंड करूंगा, देखो डेली डेली की आदत लगा लो। जो बच्चे मेरे को अभी सुन रहे हैं ना, इस बात को तुम लोग लकी हो, लिटरली मान लो, क्योंकि बहुत से बच्चे अभी सुनेंगे नहीं इस वीडियो को, बहुत से बच्चे बहुत बाद में देख रहे होंगे जब तक वो प्रैक्टिस का समय निकल चुका होगा। आपको लिटरली एक बात बोल रहा हूँ, डेली बेसिस पे एक RC और 2 पैराजंबल, ये दोनों ये जो चीजें है ना, ये सॉल्व करते रहना डेली बेसिस पे। ये हार्डली आपका ना 15 से 20 मिनट का टास्क है खाली। ये आपको ध्यान रखना, अगर आप साउथ कैंपस आ रहे होंगे ना, तो ये आपको नॉर्थ कैंपस ले आएगा, ये प्रैक्टिस वाला काम। और अगर नॉर्थ कैंपस में अगर आप किरोड़ी मल पर टकरे होगे ना, तो ये आपको SRCC ले जाएगी, यही चीज समझ रहे हो। और मैं बार बार आप लोगों को एक बात कहता हूं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैराजंबल्स ही एक ऐसी चीज है, आपका इंग्लिश का पेपर इनफैक्ट ऐसी एक चीज है जो कि आप लोगों को एक्चुअल में कॉलेज डिसाइड करता है आप लोगों का, ठीक है। सर पोइटिक डिवाइस का बता दो प्लीज, और हाथ जोड़ने वाले इमोजी 4 वो भी। मेघा, बच्चे एक बार वो उठा के देखो टाइम टेबल, फिगर ऑफ स्पीच मैंने लिखा हुआ है, तो मैं कराऊंगा उसको भी, ठीक है। पोइटिक डिवाइसेस भी कराएंगे, समय पर कराएंगे ना, एक साथ कैसे करा दूं, सीक्वेंस में ही चल सकते हैं। टाइम टेबल उठा के देखो, उसके अंदर मैंने फिगर ऑफ स्पीच के लेक्चर लगाए हुए हैं, 2 क्लास लूंगा उस पर और खत्म कर दूंगा वो, ठीक है। बहुत बढ़िया। सर CUET 2024 में RC की वजह से ही बेकार मार्क्स आए थे, अब लग रहा है कि अच्छे से, अरे मजा आएगा, मजा आएगा, ठीक है। चलो रियांश बेटा, किर्गिस्तान जो है मैंने इसीलिए ऑप्ट किया है क्योंकि उसने एक बात कही थी कि ओवरलैप, जो ओरिजिन है ना उसको ओवरलैपिंग दिख रही है किसके अंदर, आपका जो भी एरिया बोले थे उसने 3 एरिया बोले थे, ठीक है। उसने 3 एरिया बोले थे, मंगोलिया, चाइना और ये सेंट्रल एशिया के, इसके बीच में कहीं होगा, इसके बीच में कहीं होगा, क्योंकि सेम टाइम पे तीनों जगह पे जो है उसको पेंडेमिक, तो ओरिजिन का वो कह नहीं सकती यहाँ पे। तो इसलिए उसने यहाँ पे एक बात की थी कि लगता है कि वो किर्गिस्तान के अंदर हो, उसका ओरिजिन जो है वो किर्गिस्तान के अंदर हो। तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे किर्गिस्तान के साथ हम गए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तीसरा सेट सॉल्व करते हैं। अब देखो हुआ क्या, लगभग 1 घंटा अपने को होने वाला है और मैं तीसरे सेट पे पहुंचा हूँ। लाइव क्लास में थोड़ा सा ये होता है, ठीक है। अभी तक रिकॉर्डेड में मैं 4-5 सेट करवा देता, ठीक है। सर मिरर ऑफ कॉमन एरर के अंदर ये नहीं होगी क्या, एक बार PDF डाउनलोड कर लेना, इसकी PDF भी मिल जाती है, मिरर ऑफ कॉमन एरर की PDF मिल जाती है, एक बार डाउनलोड करके देख लेना, शायद उसके अंदर मिल जाएगी आपको, ठीक है। शायद मिल जाए, नहीं भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरनेट तो जिंदाबाद है ही अपना। आगे आ जाओ भाई, जरा क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा डायरेक्ट। क्या कह रहा है, मागा अ बर्बर क्लैन ओरिजिनेटेड फ्रॉम, अरे बने ओरिजिन वाले, पता नहीं भैया, ये हमारे एडिटर साहब ने सारे ओरिजिन वाले, सारे ओरिजिन आज मेरे से चेक करवाएंगे क्या। मैंने बोला कि भाई 4-5 जरा RC डालो, इन्होंने ओरिजिनेटेड ही डाल दिया, हर उसके अंदर ओरिजिनेटेड। इतना क्या ओरिजिन हो गया भाई, पूछूंगा जरा आज क्या था क्वेश्चन, लो मैं क्वेश्चन में भूल गया। मागा अ बर्बर क्लैन ओरिजिनेटेड फ्रॉम, ठीक है। मागा की ओरिजिन बतानी है, मागा ओरिजिन, ठीक है भाई, बता देंगे। आगे चलते हैं भाई। कह रहा है व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल, टाइटल की बात है भाई, टाइटल, ठीक है जी। तीसरे पे आ जाओ भाई। फिर क्या कह रहा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। देखो एंटोनिम का मतलब होता है आपका ऑपोजिट, ठीक है। सिनोनिम का मतलब होता है आपका सेम। कंट्रोल्ड, तो कंट्रोल्ड का मतलब क्या होता है, कंट्रोल्ड का मतलब होता है आप लोगों का लगाम लगाना, है ना, किसी पे आपका लगाम लगा हुआ है, किसी पे पाबंदी आपने लगाई हुई है, ठीक है। अगर आप इसको बिना पैसेज पढ़े भी सॉल्व करना चाहो तो देखो मैंने 2 पैसेज के अंदर एक बात आपको बोल दिया, बिना पैसेज कर पढ़े भी सॉल्व कर सकते हो, पर कैसे। कंट्रोल का मुझे मतलब पता है
कि भाई इसका मतलब होता है लगाम लगाना, पाबंदी लगाना। प्रोफ्यूज का मतलब होता है वो चीज जो कि बहुत ही एक्सेस क्वांटिटी के अंदर होती है, ठीक है, जो कि बहुत ही एक्सेस क्वांटिटी के अंदर होती है, उसको बोलते हैं प्रोफ्यूज। प्रोमिस का मतलब आपको पता है वादा, ठीक है। प्रैक्टिकलिटी मतलब, देखो प्रैक्टिकलिटी मतलब बहुत ही रियली, बहुत रियलिटी के साथ चीजों को हैंडल करना, उसकी प्रैक्टिकल अप्रोच है ना। उसके बाद होता है हमारा एक एजिटेटेड, ठीक है। एजिटेटेड का मतलब होता है आपका किसी चीज पर कंट्रोल ना होना, ठीक है, कि भाई एक हमारा एनिमल है वो भी कंट्रोल्ड है, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये एनिमल बहुत एजिटेटेड हो गया, मतलब कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, तो हो गया ना इसको उल्टा। इसके लिए पैसेज क्या पढ़ूंगा भाई, अब इसके लिए भी मैं पैसेज पढ़ूंगा क्या? ये लो, ये मिल गया मुझे आंसर इसका पहली। खैर एनीवेज, ये तो एक बात होगी कि हम बिना पढ़े भी हम पहुंच सकते हैं, बट उसके लिए थोड़ी वोकैब स्ट्रांग होनी पड़ेगी। अब तुम चाहो कि भैया कुछ ऐसी इनो सी डाल के दे दो मुझे ग्लास के अंदर, पीऊं वोकैब वोकैब वोकैब, आएगी क्या? ऐसे ऐसे नहीं आती वोकैब भाई, ठीक है। पढ़ना तुमने है नहीं, चाहते हो तुम वोकैब, कैसे होगा? पढ़ना पड़ेगा भाई, रीडिंग भी करनी पड़ेगी, वोकैबलरी पढ़नी भी पड़ेगी अलग से, तब बनेगी बात। चलो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमें इनके लिए एक बात बताएंगे, रैपिड और सडन राइज। वो चीज जो कि बहुत ही रैपिड और सडनली निकलती है, राइज करती है, उसको हम क्या कहेंगे, ठीक है। देखो अगर मैं कैरावैन्स की बात करूं, कैरावैन्स का मतलब होता है आपका काफिला, ठीक है, काफिला, ठीक है। आउटस्टेड का मतलब होता है, आउटस्टेड मतलब होता है किसी को निकाल देना, है ना, किसी को निकाल देना वहां से, दैट इज आउटस्टेड हमारा। अपसर्ज का मतलब होता है आपका, अपसर्ज होता है आपका ये किसी चीज का अचानक से बढ़ जाती है ना वो चीज, तो वो होता है हमारा अपसर्ज। तो हो गया ना इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। रैपिड और सडन राइज का मतलब ही होता है आपका अपसर्ज, ठीक है। एंशियंट का मतलब होता है वो चीज जो बहुत पुरानी हो। तो बिना पैसेज पढ़े भी आप पहुंच सकते हो भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वो कैब वाले क्वेश्चन कर सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद एक सेकंड, अरे पर यहाँ पे तो मैं भी यार पूरा फ्लो फ्लो के अंदर ना भूल जाता हूँ। ये भी एक वो कैब का क्वेश्चन था, ठीक है, ये भी अपना एक वो कैब का क्वेश्चन था, ठीक है। लिख लेना अब क्या क्या पूछा है आपसे, मैं लिख नहीं रहा अब क्योंकि मैंने तो सॉल्व कर ही दिए। आगे आ जाओ भाई, फिफ्थ में क्या पूछा था, ये पूछ रहा है डैश एंड डैश वर द फाउंडेशन ऑफ घानास ट्रेड इन एंशिएंट टाइम्स, फाउंडेशन ऑफ घानास ट्रेड, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ जरा यहाँ पे, फाउंडेशन ऑफ घानास ट्रेड। चलो भाई, रफ शीट अपनी तैयार हो गई, रफ शीट हो गई अपनी तैयार। चले फिर सफर पे चले भाई, चले इस सफर पे चले, इजाजत दे रहे हो सफर पे चलने की? एक बार जरा चैट के अंदर बताना इजाजत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है जी। चलते भाई। घना वॉज द, एक सेकंड, हाँ येलो कलर लेते हैं दूसरा। घना वॉज द फर्स्ट ट्रू अफ्रीकन स्टेट। देखो ट्रू अफ्रीकन स्टेट का मतलब क्या हो गया, मतलब कि डेवलप्ड, जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, जो वो अफ्रीका के अंदर सबसे ज्यादा जो डेवलप्ड स्टेट है वो क्या है, घाना है। द रीजन वाई वी आर सेइंग दिस, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इज दैट मोस्ट अफ्रीकन स्टेट्स लिव्ड इन ट्राइबल विलेजेस। जो बहुत सारे अफ्रीकन स्टेट्स जो है ना, वो ट्राइबल गांवों के अंदर है। बट घना वॉज अ सेंटर ऑफ गोल्ड ट्रेड। घना जो है वो बिल्कुल सेंटर था गोल्ड ट्रेड का, मतलब कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गोल्ड की ट्रेडिंग की जाती थी, गोल्ड का जो है आदान प्रदान किया जाता था, ठीक है। आ जाओ, कुछ ऐसी बात तो नहीं की ना अभी तक। मागो ओरिजिन, टाइटल, फाउंडेशन ऑफ घाना ट्रेड, फाउंडेशन की तो क्या, चलो कोई बात ही नहीं, ठीक है। कोई नहीं, अभी तक हमें कोई आंसर नहीं मिला भाई। दिस गोल्ड ट्रेड ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर घनायंस। जो ये गोल्ड की ट्रेडिंग जो होती थी ना, इसने जो यहाँ पे घना के जो लोग होते थे उनके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज खोली कि भाई आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। द गोल्ड ट्रेड रूट्स बैक टू द फोर्थ सेंचुरी। ये फोर्थ सेंचुरी से शुरू हुआ। व्हेन अफ्रीकन सोननकी ट्राइब, जो अफ्रीका की सोननकी ट्राइब थी, वर अंडर द रूल ऑफ मागा, वर अंडर द रूल ऑफ मागा, अ बर्बर क्लैन ओरिजिनेटेड फ्रॉम मोरक्को। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ ऐसी ऐसी बात हुई थी, मागा ओरिजिनेटेड फ्रॉम मोरक्को। हाँ, इसने ये पूछा तो था कि मागा जो है उसकी ओरिजिन क्या है, वो ओरिजिन हुई थी मोरक्को से, ठीक है। कहां था इसका आंसर, मागा की ओरिजिन, पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन भाई, आ जाओ पहला क्वेश्चन। मागा अ बर्बर क्लैन ओरिजिनेटेड फ्रॉम मोरक्को, मिल गया आंसर, ये तो मोरक्को से बात हुई थी। अच्छा, अब यहाँ पे पता है क्या कह रहा है, इसने अभी तक क्या बोला कि भाई घना जो है अफ्रीका स्टेट का सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट है, क्योंकि बाकी सारे गांव जैसे हैं, और क्योंकि यहाँ पे जो हमारा घना है
वहां पे हमारी गोल्ड की ट्रेडिंग होती है, उसका सेंटर है, इसलिए यहाँ पे जो है उसने, जो हमारे घना के लोग थे, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज जो है ओपन की हुई थी, इसलिए विकसित है। ठीक है, और ये जो गोल्ड की ट्रेडिंग है वो 4th सेंचुरी से चली जा रही है, जब अफ्रीका की एक ट्राइब थी, ध्यान रखना, मैं मान लेता हूं ये रही वो अफ्रीका की ट्राइब पूरी। इस ट्राइब का नाम क्या है? ट्राइब का नाम है आपका सोनिनके, सोनिनके ट्राइब ऐसे करके, सोनिनकी ट्राइब। ठीक है, और सोनिनकी जो अफ्रीका की ट्राइब है उसका एक रूलर था, एक रूलर था, उसका नाम था मागा। ठीक है, मागा। ये मागा है कौन? ये मागा है रूलर, ये मागा है रूलर, जो कि कहां से था? मोरक्को से। ठीक है, तो मतलब कि मोरक्को का एक रूलर था जो कि सोनन की ट्राइब पे रूल कर रहा था। ठीक है, ये उस समय की बात है। चलो जी, इतनी बात समझ में आई है मुझे। अच्छा, आगे चलो। दिस क्लैन हैज मास्टर्ड ट्रांस सहारन सहारन कैमल ट्रैवल। ये जो हमारी क्लैन थी, ये जो हमारी ट्राइब थी, इसने जो है मास्टर किया हुआ था कि जो सहारा डेजर्ट के अंदर कैमल के ऊपर कैसे ट्रैवल किया जाता है, कैमल को दूर तक कैसे लेके जाया जाता है, इन्होंने जो है बहुत महारत हासिल की हुई थी। ठीक है, दे वर नोन फॉर ट्रेडिंग सॉल्ट फ्रॉम गोल्ड फ्रॉम सोननकी। देखो, यहाँ पे अभी मागा की बात हो रही है कि जो मागा थे, ये जो मागा रूलर था मोरक्को के, जो ये थे, इन लोगों ने, मागा वाले जो लोग थे, ये कैमल को दूर तक ले जाने के लिए बड़े ट्रेन थे सहारा डेजर्ट में। ठीक है, इन्होंने बड़ी महारत हासिल की हुई थी। और ये मागा के लोग क्या करते थे? देखो, ये जो सोनन की ट्राइब है, ये जो सोनन की ट्राइब है, इनके पास होता था गोल्ड। ठीक है, इनके पास होता था गोल्ड। दे वर नोइंग फॉर ट्रेडिंग सॉल्ट फॉर गोल्ड, फॉर गोल्ड फ्रॉम सोनन की। ठीक है, ये मागा वाले जो है ना, ये मागा वाले जो है, ये देते थे इनको सॉल्ट। ठीक है, बदले में लेते थे इनसे गोल्ड। बदले में क्या लेते थे? इनसे गोल्ड। ठीक है, अच्छा, ये हो गया। वेन द अरब इन्वेडेड नॉर्थ अफ्रीका, जैसे ही अरब जो है उनका इन्वेजन हुआ, वो आए आक्रमण करते हुए नॉर्थ अफ्रीका के अंदर, देयर वॉज एन अपराइजिंग इन द ट्रेड इन गोल्ड। जो गोल्ड की ट्रेडिंग है ना, उसके अंदर एक अपराइजिंग हो, उसके अंदर से जो है एकदम से अपराइज होना शुरू हुआ, वो और ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होना शुरू हुआ। Ghana became rich, and soon after, the Sonanki ousted the Maga and built their own nation under Kaya Magasan, जो भी नाम है, सीज काया मगसन चीज, हु बिकेम द सोननकी किंग अराउंड 1790। देखो, अब ये हुआ क्या? हुआ ये कि अरब घुस गए। ठीक है, अरब घुस गए, तो जो ये सोननकी जो गोल्ड दिया करते थे, ठीक है, जो गोल्ड दिया करते थे, एकदम से गोल्ड की जो ट्रेडिंग थी उसके अंदर और अपराइज आया, और अपराइज आया, तो ये जो सननकी वाले लोग हैं, ठीक है, ये और ज्यादा स्ट्रांग होते चले गए। अब ये स्ट्रांग होते चले गए, तो इन्होंने देखा कि भाई हटा, ये मोरक्को का जो रूलर है मागा, इसको भगाओ यहां से, हम अपना रूलर बनाएंगे। फिर इन्होंने क्या किया? 1790 के अंदर अपना रूलर बना दिया खुद का। ठीक है, उसको सोननकी किंग, अपना सोननकी किंग इन्होंने बना दिया। ठीक है, अभी तक कुछ बात हुई है क्या यार? फाउंडेशन ऑफ घना ट्रेड की तो कोई बात नहीं हुई, फिर मुझे टाइटल की बात करनी, ये तो भी कर चुका हूं। बड़ा लंबी, हमने अभी तक कोई आंसर ही नहीं मिला। चलो, नहीं मिला तो नहीं मिला भाई, जब एग्जामिनर चाह ही रहा है कि हम लेबर की तरह काम करें तो करेंगे भाई, फिर क्या करें। ठीक है, बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। चलो, हाँ देखो, निशा ने कितना सही पकड़ा, अपसर्ज यहां से समझ में आ गया। देयर वॉज एन अपसर्ज इन द ट्रेड, है ना, एकदम से वो बढ़ना शुरू हुआ, जो हमने आंसर किया था अपसर्ज। ठीक है, अपसर्ज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। कहाँ गया वो? रैपिड और सडन राइज, ये अपसर्ज। ठीक है, चलो, तो ये भी हमें आंसर मिला भाई, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, आगे रीड करते हैं भाई, आगे क्या कह रहा है। घनास एंशियंट कैपिटल, ये थी भाई, हमें कोई लेना देना नहीं कैपिटल से, हमसे क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा। ठीक है, देखो मेहनत वहीं करती है जहां से आउटपुट निकले, फालतू की मेहनत मत कर देना पैसेज के अंदर बैठे बैठे। ठीक है, वॉज द सिटी वेयर अफ्रीकन एंड बर्बर्स मेट एंड ट्रेडेड। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि घना की जो पुरानी कैपिटल थी कोम्बिसला। ठीक है, ये जो थी वो अफ्रीकन और बर्बर्स के बीच में जो ट्रेडिंग का एक पॉइंट था। ठीक है, अरब ट्रेडर्स इन द 9th सेंचुरी डिस्क्राइब घना एज द लैंड ऑफ गोल्ड। ठीक है, 9th सेंचुरी के अंदर घना को जो है लैंड ऑफ गोल्ड अरब ट्रेडर्स ने जो घोषित कर दिया। ठीक है, द गोल्ड केम फ्रॉम दिस एंड दिस, इन 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 स्टेट से आते थे टू साउथ एंड वेस्ट, यहाँ पे जाते थे। द ट्रेड रूट्स लेड नॉर्थ एंड ईस्ट, ईस्ट टू मोरक्को।
लिबिया, अक्सुम एंड सो ऑन यूरोप। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है इतना इन सबका, ठीक है, हटा दो, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा। और मुझे कैसे पता चल रहा क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा? क्योंकि रफ शीट है ना आंखों के सामने। अरे रफ शीट है आंखों के सामने, मुझे पता है कि मेरा कोई सवाल का जवाब नहीं आ रहा, मैं क्यों मत्था मारूंगा यहाँ पे। हटाओ। घना हैड रीच्ड इट्स पीक इन द 10th सेंचुरी। घना जो अपनी पीक पे पहुंच गया था अपने 10th सेंचुरी के अंदर। दिस वाज द कंट्री विच कंट्रोल्ड बोथ बोथ द गोल्ड एंड सॉल्ट ट्रेडर्स। ठीक है, यही वो कंट्री थी जो कि गोल्ड और सॉल्ट ट्रेडर्स को कंट्रोल करती थी। एक सेकंड। फाउंडेशन ऑफ घना ट्रेड क्या था क्वेश्चन भाई, ये वाले को पढ़े? डैश एंड डैश वर द फाउंडेशन ऑफ घना ट्रेड इन एंशियंट टाइम। हाँ आ तो गया, देखो ना क्या था भाई, फाउंडेशन क्या था। एक सेकंड, अब जरा आगे आगे पढ़ लेते हैं, वैसे तो मुझे मिल गया। अदर ट्रेडिंग गुड इंक्लूडिंग वुलन क्लोथ्स, देखो वुलन क्लोथ्स भी होते थे, लग्जरी आइटम भी होते थे, लेदर गुड्स भी होते थे, स्लेव्स भी होते थे। ट्रेडर्स ट्रांसपोर्ट गुड्स 100 ऑफ किलोमीटर्स अक्रॉस द सारा डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई घना हैड रीच्ड इट्स पीक इन द 10th सेंचुरी। दिस वाज द कंट्री विच कंट्रोल्ड बोथ द गोल्ड एंड सॉल्ट ट्रेडर्स। ठीक है, तो जो एक्चुअल में उनका मेजर सोर्स था, फाउंडेशन जो थी वो क्या थी, गोल्ड और सॉल्ट था। गोल्ड और सॉल्ट था यहाँ पे। तो गोल्ड एंड सॉल्ट वर द फाउंडेशन ऑफ घना ट्रेड इन एंशियंट टाइम। पुराने टाइम पे जो है गोल्ड और सॉल्ट उनका जो है मेजर ट्रेड का ऑप्शन हुआ करता था। ठीक है, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन रह गया भाई? हमारा फाउंडेशन हो गया, अब हमें टाइटल टाइटल पकड़ना है भाई। हमारा टाइटल क्या होगा? आ जाओ जी, टाइटल पे आ जाओ जरा। अगर मैं टाइटल की बात करता हूँ तो देखो घना की बात हो रही है, घना की बात करें, लैंड ऑफ गोल्ड। घना इज अ लैंड ऑफ गोल्ड बोल सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लग रहा है कि हो सकता है। घना लैंड ऑफ ट्राइब्स। ठीक है, ट्राइब्स की बात की है मैंने, सोननकीज की बात की है, मोरक्को वाला जो वो रूलर था उसकी बात की है, और तकरीबन 2 या 3 लाइन के अंदर बात की है, ज्यादा बात नहीं की। अगर मैं मोटा मोटा ए और बी को कंपेयर करूं तो गोल्ड, घना गोल्ड, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है रादर देन कि ट्राइब के बारे में। लैंड ऑफ बर्ब्स, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हो ही नहीं सकता भाई, कुछ ऐसी बात ही नहीं। घना लैंड ऑफ ट्रेड, घना जो है लैंड ऑफ ट्रेड। अब देखो ट्रेडिंग यहाँ पे हुई है, घना के अंदर जो है वो ट्रेडिंग हुई है। ठीक है, अगर मैं लेकिन घना को लैंड ऑफ ट्रेड कह रहा हूं तो कहीं ना कहीं पैसेज के अंदर ये होना चाहिए था कि पूरी कंट्री के अंदर, पूरी कंट्री के अंदर घना ही ऐसा स्टेट है जहां पे सिर्फ ट्रेडिंग होती है। अगर वो लैंड ऑफ ट्रेड होती, अगर घना मेरी लैंड ऑफ ट्रेड होती तो ये कहीं ना कहीं सेंस निकलता कि पूरी कंट्री के अंदर, मतलब पूरे, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के अंदर घना ही एक ऐसी जगह है जहां पे ट्रेडिंग होती है। बट ऐसी कोई बात नहीं। फॉर दैट रीजन मैं ऑप्शन नंबर डी के साथ भी नहीं जाऊंगा। बी और सी मेरे गेम से बाहर हो गए, तो घना लैंड ऑफ गोल्ड यही मेरा मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइटल निकलेगा। ठीक है भाई, समझ रहे हो? कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर आई होप नहीं होगी बेटा। तो ये था बच्चे अपना पैसेज। ठीक है, पैसेज नंबर 3। और मैं होमवर्क दे रहा हूं अभी आपको, पैसेज सेट 4। ठीक है, अभी क्लास के जस्ट तुरंत बाद जो मैं इस शीट को अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, ये रहा आपका पैसेज, आगे डला हुआ ही है। ठीक है, वैसे तो मुझे क्लास के अंदर कराना था बट टाइम थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई नहीं। आप इसको अपने एंड पे जो है वो ट्राई करना इस पैसेज को। ठीक है, और इसको सॉल्व करके रखना खुद से, और फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो करेंगे। ठीक है, सॉर्टेड, कोई दिक्कत परेशानी इसके अंदर आई होप नहीं होगी। चलो भैया, तो इसको जरा सॉल्व करना। और प्रिया कह रहे सर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। बच्चे देखो, जो बुक है आपकी, आप पहले तो इंटरनेट पे सर्च कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। बाकी आप कोई सी भी बुक, अरिहंत की बुक ले लो, कोई सी भी बुक ले लो, आप बुक स्टोर पे चले जाओ कि भाई मुझे जो है क्या कहते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की क्या कहते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने की कोई बुक दे दो। कैट और जी मैट वगैरह वाली मत लेना बस। ठीक है, बाकी जो है वो कर लो। सर इसको नोट्स में डाउन करना है क्या? नहीं नहीं, नोट्स वोट्स नहीं बनाने। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के नोट्स क्या बनाओगे? पैसेज थोड़े ना लिखने बैठोगे, नोट्स वोट्स कुछ नहीं बनाने इसके। बस इंपॉर्टेंट ये लिख देना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टॉपिक डाल देना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, नीचे बस लिख देना कि पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर उसके बाद पैसेज पढ़ना है, बस यही नोट्स है आपके। ठीक है, चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर टेक केयर टेक केयर, बाय।